एक ऐसी दुनिया जहां सब खत्म हो चुका है। हमारा हीरो लिया यूनिंग एक ऐसी जगह पहुंचता है जिसे देखकर लगता है कि ये कोई प्लेजर हाउस है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, दो खूबसूरत लड़कियां उसे बड़े प्यार से बेसमेंट की तरफ ले जाती है। वहां का नज़ारा देखकर लगता है कि पार्टी चल रही है। एलीट हंटर्स और उनके साथ कुछ लड़कियां जो थोड़ा रफ प्ले के लिए तैयार बैठी थी। यूनिंग को लगा कि भाई आज तो लॉटरी लग गई। तभी एक हसीना उसके पास आती है और अपनी मीठी बातों से उसे एक प्राइवेट रूम में ले जाने के लिए मना लेती है। उस कमरे में पहले से एक और लड़की मौजूद थी। यूनिंग को लगा कि किस्मत हो तो ऐसी, इतने सालों से सिर्फ दरिंदों का शिकार करने के बाद आज पहली बार उसे थोड़ा सुकून मिलने वाला था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहां आता है। जब ब्रूनेट लड़की थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है तो वो दूसरी लड़की अपनी नज़रों से ऐसे इशारा करती है जैसे वो बहुत शरारती हो और उसे पनिशमेंट की ज़रूरत हो। यूनिंग पूरा चार्ज हो चुका था। उसने सोचा बैटल शुरू करने से पहले थोड़ा वार्म अप कर लिया जाए। उसने अपना होंठ विप निकाला और बिना किसी रहम के हवा में लहराया। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब पलट कर रख दिया। उस लड़की के नर्म हाथ अचानक खतरनाक पंजों में बदल गए और वो एक भयानक राक्षस बन गई। असली रूप सामने आते ही वो मदद के लिए चिल्लाई और देखते ही देखते वहां मौजूद सारी हॉट लड़कियां दरिंदों में बदलकर वहां आ पहुंची। स्पाइडर मॉन्स्टर कहती है कि उसने बहुत से स्कैवेंजर्स को पहले भी काटा है और वो बी मॉन्स्टर सोच रही थी कि ये लड़का उनका सामना नहीं कर पाएगा। अब भाई मुझे नहीं पता आपका क्या ख्याल है, पर इतनी मेहनत के बाद मैं तो इस रूप में भी पीछे नहीं हटता। वो सब एक साथ उस पर हमला कर देती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका पल्ला किससे पड़ा है। यूनिंग ने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं मॉन्स्टर्स का शिकार करके गुजारी है। वो हल्का सा मुस्कुराता है, अपने हाथ से एक तालिस्मैन निकालता है और एक ऐसा खतरनाक इलेक्ट्रिक ब्लास्ट छोड़ता है कि कुछ ही सेकंड्स में वो सारी बीस्ट्स तंदूरी चिकन बन जाती हैं। उनकी लीडर की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। इस लड़के ने बिना अपनी असली ताकत इस्तेमाल किए पूरा कमरा साफ कर दिया। इनका प्लान तो बड़ा सॉलिड था, क्लाइंट को खाने का लालच देकर बुलाओ और खुद ही उसे खा जाओ। पर इस बार उनका पल्ला एक स्कैवेंजर से पड़ गया था। अब जो नहीं जानते उन्हें बता दूं, स्कैवेंजर्स उन ताकतवर लोगों का एक ग्रुप है जिनमें कमाल की एबिलिटीज और फिजिकल स्ट्रेंथ होती है। जब ये दुनिया न्यूक्लियर धमाकों से तबाह हुई थी तब कैप्टन फानो यू ने इसे बचाया था। यूनिंग ने वहां से सारा माल लूट लिया और उस लीडर मॉन्स्टर का कोर निकालकर अपने शहर जिंदू की तरफ निकल गया। घर पहुंचकर वो दरवाजे को एक मोटी चेन से लॉक करता है और उन कोर्स को पकड़कर सो जाता है। लेकिन यहां से शुरू होती है उसकी असली पावर। जब भी वो सोता है वो इसेकाई हो जाता है एक ऐसी दुनिया में जहां अमर लोग रहते हैं, जहां ड्रैगन्स, बड़े बड़े ढांचे और अजीब जानवर है। इसी जगह की वजह से वो इतने रेयर आइटम्स फार्म कर पाता है। वहां एक अजीब सा डॉल जैसा दिखने वाला क्रीचर उसका स्वागत करता है और उसे सेक्ट मास्टर कहता है। यूनिंग को याद आता है जब वो पहली बार यहां आया था। चारों तरफ मुर्दे पड़े थे जिनका लाइफ फोर्स छीन लिया गया था और हवा में उड़ती हुई इमारतें थी। उसके दिमाग में पुरानी यादें आने लगती हैं। इस बॉडी का असली मालिक कोई खास नहीं था, बस एक मामूली सा चेला जो अपने सेक्ट के लिए खजाना ढूंढता था। वो सेक्ट मास्टर बाहर से तो बहुत नेक बनता था, लेकिन असलियत में वो अपने ही चेलों को जानवरों की तरह इस्तेमाल करता था ताकि अपना लालच पूरा कर सके। काम निकलने के बाद वो उन्हें कचरे की तरह फेंक देता था। यूनिंग को और भी यादें मिलती हैं जहां एक बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि एक जमाना था जब मास्टर्स भगवान की तरह हुआ करते थे। पूरी दुनिया वॉरियर्स से भरी हुई थी और इंसान और शैतान बिना किसी झगड़े के साथ में फार्मिंग किया करते थे। लेकिन फिर स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होने लगी और दुनिया में तबाही मच गई। इस गेम ओवर से बचने के लिए उनके लीडर ने एक फॉरबिडन स्किल का इस्तेमाल किया और पूरे बेस को एक एनर्जी शील्ड के अंदर बंद करके जमीन के नीचे दफना दिया। अब वो बस इंतजार कर रहे हैं एक ऐसे लेजेंडरी प्लेयर का जो आकर उन सबको दोबारा जिंदा कर सके। पुराने जमाने के वो महान देवता तो कब के खत्म हो चुके हैं। अब बचे हैं तो बस ये दिखावटी कल्टिवेटर्स जो दुनिया के सामने तो सच्चाई का नाटक करते हैं, पर असलियत में मासूमों का खून और उनकी आत्माओं को पीकर अपना लेवल अप करते हैं। ली यूनिंग की बॉडी का जो असली मालिक था वो बेचारा बहुत कमजोर था। लड़ने की उसमें हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन कुर्बान होने से पहले उसे एक जादुई जेड ब्रेसलेट और इस सेक्ट के खुफिया रास्ते का पता मिल गया था। अब वो यादें और वो मिशन हमारे हीरो ली यूनिंग के पास आ चुका है। यादों का पीछा करते हुए वो उसी जगह पहुंचता है जहां वो पहली बार इस दुनिया में आया था। वहां उसे गहरा और अंधेरा कुआं मिलता है। ब्रेसलेट की रोशनी उसे रास्ता दिखाती है और वो नीचे उतर जाता है। नीचे का नजारा थोड़ा अजीब और डरावना था, जहां हड्डियों और नफरत से बना एक बहुत बड़ा राक्षस अबॉमिनेशन खड़ा था। पर हमारा हीरो डरता नहीं, बल्कि उस हड्डियों के ढांचे के हाथ के बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है। यूनिंग वही मंत्र पढ़ता है जो उस बूढ़े ने यादों में छोड़ा था, ताकि वहां का सिक्योरिटी सिस्टम बंद हो जाए। देखते ही देखते उस मॉन्स्टर की खोपड़ी चमकने लगती है और कई टुकड़ों में बंट जाती है। सारे डरावने सर अब नॉर्मल खोपड़ियों में बदलकर गोल गोल घूमने लगते हैं और एक पोर्टल बन जाता है।
हमारा बॉय उसमें कदम रखता है और गायब हो जाता है। जब वो पोर्टल से बाहर निकलता है तो वो एक अंधेरी जगह में होता है जहां सामने एक अंडरग्राउंड महल खड़ा था। तभी वहां से एक लाल धुआं निकलता है और वो वही गुड़िया जैसी लड़की लिटिल इमॉर्टल बन जाता है जो पहले मिली थी। वो बताती है कि उसकी चेतना कॉन्शियसनेस उस ब्रेसलेट में कैद थी जो तभी आजाद हुई जब यूनिंग यहां मंदिर तक पहुंचा। वो उसे असली फाउंडर की पूरी कहानी सुनाती है। वो एक ऐसा जीनियस था जिसने एक ऐसी टेक्निक बनाई जो इंसानी और शैतानी ताकत का मेल थी। जब मॉन्स्टर्स ने हमला किया तो उसने अकेले पूरी फौज का सामना किया था। उसका पहला मूव प्योर लाइट से शैतानों को राख कर देता था और दूसरे मूव से वो शैतानों से ही शैतानों को मरवाता था। लेकिन दुश्मन की फौज खत्म ही नहीं हो रही थी। कोई रास्ता न देखकर उसने खुद को कुर्बान कर दिया ताकि पूरी वैली को सील कर सके। जाने से पहले उसने ये जेड ब्रेसलेट बाहर भेजा था इस उम्मीद में कि कोई आएगा और उसकी विरासत को आगे बढ़ाएगा। अब जब ये लिटिल इमॉर्टल जग चुकी है तो हमारा प्रोटैगनिस्ट ऑफिशियली इस पूरी जगह का नया मालिक बन गया है। अब उसे समझ आया कि न्यूक्लियर एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी असल में एक ही चीज है। लिटिल इमॉर्टल डर के मारे पूछती है कि अब क्या होगा, पर हमारा बॉय चिल है। वो बस एक सोने की जगह मांगता है। वो उसे रेस्टिंग एरिया में ले जाती है और कसम खाती है कि जब तक मास्टर सोएंगे वो उनकी हिफाजत करेगी। यूनिंग आंखें बंद करता है और बेहोश हो जाता है। लेकिन जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने असली घर के सोफा पर होता है और वो ब्रेसलेट अभी भी उसके हाथ में था। भाई, ये तो नींद के रास्ते डायमेंशंस के बीच ट्रैवल करने वाला यात्री बन गया है। उसे समझ आता है कि सोते वक्त वो जो भी चीज पकड़कर रखेगा वो उसके साथ दूसरी दुनिया में चली जाएगी। इस थ्योरी को चेक करने के लिए वो एक न्यूक्लियर क्रिस्टल पकड़कर सोता है। जब वो दूसरी दुनिया में लिटिल इमॉर्टल को दिखाता है तो वो हैरान रह जाती है कि इतनी प्योर एनर्जी कहां से आई। वो बताती है कि ये वही बैटरी है जिसकी जरूरत कॉर्डल ऑफ रीबर्थ को शुरू करने के लिए थी। ये सेक्ट का सबसे खतरनाक आर्टिफैक्ट है जो उन चेलों को नया शरीर दे सकता है जो अब सिर्फ आत्मा बनकर रह गए हैं। उनकी आत्माएं हजारों साल से वहां कैद थीं और अब हमारे हीरो के पास कल्टिवेटर्स की अपनी एक पूरी फौज होने वाली है। यूनिंग इंतजार नहीं करना चाहता और तुरंत सारे क्रिस्टल्स उसमें उलट देता है। वो मजाक में कहता है कि ये तो लूट बॉक्स खोलने जैसा है, पर लिटिल इमॉर्टल उसे चेतावनी देती है कि अब कुछ क्रेजी होने वाला है। अचानक उस कॉर्डल से आग की लपटें निकलने लगती हैं और राख से एक विशाल फायर पीनिक्स पैदा होता है। सब इतनी तेजी से होता है कि समझ ही ना आए, पर हमारा बॉय उस हमले को ऐसे रोकता है जैसे वो कुछ भी नहीं था। आग के बीच में से एक परछाई निकलती है और यूनिंग तुरंत उसे गर्दन से पकड़ लेता है। वो हसीना आग से भरी हुई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़का तंदूरी चिकन क्यों नहीं बन रहा। तभी उसकी नजर जेड ब्रेसलेट पर पड़ती है और वो समझ जाती है कि यही उसका नया मास्टर है। हमारा हीरो बस चुपचाप अपने नए साथी को देखता रह जाता है। वो हसीना थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि पुराना मास्टर तो कब का टिकट कटवा चुका है, मर चुका है। उसे शक होता है कि क्या ये बच्चा असली रीइंकार्नेशन है। जब वो पूछती है कि उसे क्यों जगाया गया तो यूनिंग साफ कहता है, प्लान बड़ा सिंपल है, सेक्ट को दोबारा खड़ा करना है और टॉप पर पहुंचाना है। पर ये नखरे वाली लड़की कहती है कि उसे इन बोरिंग कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी लिटिल इमॉर्टल को गुस्सा आ जाता है और वो उसके सर पर जोर से काट लेती है ताकि वो ज्यादा उछल ना सके। वो हसीना भड़क जाती है और सबको भाड़ में जाने को कहती है। चिल्लाती है कि अब उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, पर उसे नहीं पता था कि रिमोट कंट्रोल तो हमारे हीरो के पास है। यूनिंग वही कर्स्ड चेन निकालता है और उस बिगड़ी हुई ब्रैट को रियलिटी चेक देता है। जंजीर देखकर लिटिल इमॉर्टल भी हैरान रह जाती है कि इसने इसे चलाना कब सीखा। यूनिंग को समझ आ गया था कि यहाँ की सारी आत्माएं उसके ब्रेसलेट से बंधी हुई हैं। लिटिल इमॉर्टल डर जाती है और बताती है कि ये उन शैतानों की आत्माएं हैं जिन्होंने कभी पूरी दुनिया पर राज किया था और वो सिर्फ अपने मास्टर से डरते थे। लगता है वही विरासत अब हमारे हीरो को मिल गई है। एमसी ने अब सबकी लगाम अपने हाथ में ले ली है। लिटिल इमॉर्टल उस कैट गर्ल यानी फायर क्रो से उसका नाम और काम पूछती है। वो बताती है कि वो पहले एक हाई लेवल फॉर्जिंग स्पिरिट थी जो हथियार बनाती थी, पर हमारा हीरो सीधा बोलता है, अगर तू किसी काम की नहीं है तो तेरा न्यूक्लियर क्रिस्टल रिसाइकलिंग कर दिया जाएगा, तुझे राख बना दूंगा। ये सुनते ही वो लड़की पैनिक हो जाती है और अपना सारा छुपाया हुआ खजाना बाहर निकालने लगती है। हंटर वेब्स, टैलिस्मन्स और तलवारें चारों तरफ उड़ने लगती हैं, पर लिटिल इमॉर्टल उसे आईना दिखाती है और कहती है कि ये सब तो भिखारियों के हथियार हैं। वो उसे धमकाती है कि अब उसका गेम ओवर होने वाला है, तो वो रोने लगती है और कहती है कि वो सेक्ट के लिए कुछ भी करेगी। हीरो उसे एक मौका देता है पर वॉर्न करता है, एक गलती और तू बाहर। अब वक्त था सेक्ट के क्राफ्टिंग सिस्टम को टेस्ट करने का। यूनिंग पूछता है कि क्या न्यूक्लियर क्रिस्टल्स को फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। वो कैट गर्ल उस क्रिस्टल की प्योर एनर्जी देखकर पागल हो जाती है और खुश होती है कि चलो इतने सालों बाद कुछ ढंग का बनाने को मिलेगा। वो आग के बीच बैठकर अपनी मॉल्टन फायर रिफाइनिंग टेक्निक शुरू करती है और सारे कचरे को ताकत में बदल देती है। रिजल्ट निकलता है शैडो फैल्कन सेरेस्टियल टैलिस्मन। ये हमारे हीरो का पहला रेयर आइटम था, लेकिन यूनिंग को ये बड़ा ऑर्डिनरी सा लगता है और वो तुरंत पूछता है कि लेजेंडरी लूट कैसे मिलेगा। कैट गर्ल बताती है कि उसके लिए बहुत ज्यादा माना चाहिए होगी। वो टेक्निक का टर्बो मोड ऑन करती है और इस बार निकलता है एक मिस्टीरियस सीड
यानी रहस्यमयी बीज। लिटिल इमॉर्टल उसे पहचान जाती है और कहती है कि इसका फल टॉप टियर है, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद बेचारी फायर क्रो वहीं ढेर हो जाती है। 2 दिन से कुछ खाया नहीं था और सारी एनर्जी क्राफ्टिंग में लगा दी थी। हमारा हीरो उसे वहीं जमीन पर नहीं छोड़ता और उसे उठाकर अपनी गोद में सुला देता है। पर अब उसके सर पर एक और खर्च बढ़ गया था, एक और भूखा पेट। वो इतनी गहरी नींद में थी कि अपोकलिप्स का अलार्म भी उसे नहीं जगा पाता। एमसी को समझ आता है कि पोर्टल के पार कोई भी जिंदा चीज यानी बायोलॉजिकल मैटर नहीं जा सकती। तभी उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना और लोगों को बुलाया जाए मदद के लिए। लिटिल इमॉर्टल को ये लॉजिक समझ नहीं आता, पर भाई एडमिन से सवाल कौन करे। कॉल्ड्रन ऑफ रीबर्थ किसी पुराने मिक्सी की तरह हिलने लगता है और अचानक उसके अंदर से 2 विशाल आत्माएं निकलती हैं जो आपस में ही पीवीपी मैच शुरू कर देती हैं। एक ड्रैगन और वुल्फ बिना किसी बात के एक दूसरे को धो रहे थे। हमारे हीरो के पास इस नौटंकी के लिए टाइम नहीं था। वो तुरंत अपनी सीलिंग चेन्स छोड़ता है और उन दोनों वाइफूज को पल भर में पालतू बना लेता है। तभी फायर क्रो की नींद खुलती है और वो देखती है कि मास्टर ने आते ही नया पंगा ले लिया है। वो तुरंत उन दोनों को पहचान जाती है और हैरान रह जाती है। यूनिंग और लिटिल इमॉर्टल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब वो बताती है कि ये कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि पुराने सेक्ट की सबसे बड़ी सुंदरियां हैं, ड्रैगन सिस्टर्स। फायर क्रो बताती है कि ये दोनों बहनें कुंग लेई और कुंग मिंग शाह कभी एक दूसरे के साथ नहीं बनती थीं और अपने उल्टे स्वभाव के लिए मशहूर थीं। जंजीरों में बंदी होने के बावजूद इनका नखरा कम नहीं हो रहा था। लिटिल इमॉर्टल का दिमाग खराब हो जाता है और वो दोनों को डांटती है कि नौटंकी बंद करो और अपने नए मास्टर को इज्जत दो। नीले कपड़ों वाली ब्लू सिस्टर देखना चाहती थी कि इस लड़के में ऐसा क्या खास है। वो यूनिंग की इतने पास आ जाती है कि अगर मैं होता तो अपना नाम तक भूल जाता। वो बड़े प्यार से उसके ऊपर हाथ फेरती है और कहती है कि हमारा बॉय अभी टावर्स टेक्निक्स के बारे में कुछ नहीं जानता, और फिर वो उसे डुअल कल्टीवेशन सिखाने का ऑफर देती है। भाई, अगर इस वक्त आपकी मम्मी कमरे में आ गई तो आपका तो गेम ओवर पक्का है। लेकिन लाल कपड़ों वाली बहन रेड सिस्टर मास्टर को शेयर करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। वो शेखी बगाड़ती है कि वो एक एलीट असैसन है और उसे ही ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर बनना चाहिए, पर आखिर में वो भी श्रम से लाल हो जाती है और वही प्राइवेट लेसन देने का ऑफर देती है। फायर क्रो कहती है कि क्यों ना तुम दोनों लड़कर फैसला कर लो, पर दोनों बहनें उसे तुरंत वहां से कट लेने को गेट लॉस्ट बोल देती हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट एमसी अब पक चुका था। वो कहता है कि अभी प्रायोरिटी सबकी भूख मिटाना है। वो उन्हें वो लेजेंडरी सीड दिखाता है जिसे देखकर मिंगशॉ तो चक्कर खाकर गिरने वाली होती है। वो बताती है कि ये पेड़ बड़ा अजीब है, ये तभी उगता है जब इसे ऐसी मिट्टी में बोया जाए जो मुर्दों और बुरी एनर्जी से भरी हो, तभी डिवाइन फ्रूट मिलेगा। पर इसके लिए यूनिंग को कर्स्ड सॉइल चाहिए होगी, शापित मिट्टी चाहिए होगी। इस मिट्टी के लिए उसे सिनिस्टर रेल्म जाना होगा, जो पुरानी यादों के मुताबिक खतरनाक भटकती आत्माओं से भरा पड़ा है। वो लड़कियों को आराम करने के लिए बोलता है, सच कहूं तो ऐसे नज़ारे के साथ मेरा तो बाहर जाकर लड़ने का मन ही ना करे। पर यूनिंग को अपोकलिप्टिक दुनिया में और क्रिस्टल्स भी फार्म करने हैं, तो वो एक और नींद लेने का फैसला करता है। पर लगता है कोई नहीं चाहता कि वो सुकून से सोए। उसकी नींद अचानक कैप्टन के होलोग्राम से खुलती है, जो उसे रेडियो ना उठाने के लिए जबरदस्त झाड़ लगा रही थी। वो तुरंत स्कैवेंजर्स गिल्ड की बिल्डिंग की तरफ भागता है, ये सोचकर कि कोई बड़ी मुसीबत आ गई है। जब सिस्टम उसे एंट्री देता है तो अंदर का नजारा देखकर वो दंग रह जाता है। चारों तरफ पिज्जा के बॉक्सेस बिखरे पड़े थे। वो चिल्लाते हुए अंदर जाता है, ये सोचकर कि बॉस लेडी खतरे में है, पर पता चलता है कि वो तो सोफा पर कचरे के बीच आराम से सड़ रही है। इस हसीना की हालत तो देखो, अगर ये मुझे ऐसे देखे तो मैं भूल जाऊं कि दुनिया खत्म हो चुकी है। वो यूनिंग से पूछती है कि वो अच्छी चीज कहाँ है जिसका तूने वादा किया था, और मुझे लगता है अच्छी चीज तो हमें मिल गई है। वो ऐसे अंगड़ाई लेती है जैसे उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं है, और फिर अचानक उसे याद आता है कि उसे कुछ सीरियस डिस्कस करना था। कैप्टन बताती है कि उसे एक एलीट जॉब मिला है और वो चाहती है कि हमारा हीरो इसे हैंडल करे ताकि उसे एक्सपीरियंस मिले। ये एक 2 स्टार मिशन है जिसमें तगड़ा पैसा है, पर वो पहले ही वॉर्न कर देती है कि ज्यादातर प्रॉफिट उसका होगा। वो बड़ी बड़ी बातें करती है कि तू दुनिया की बेस्ट हंटर टीम में है, फेल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यूनिंग एक्साइटेड हो जाता है ये सोचकर कि वो अपने गियर अपग्रेड करेगा, पर जब वो खर्च के लिए थोड़े फंड्स मांगता है तो बॉस लेडी का चेहरा तुरंत बदल जाता है और उसकी जेब दर्द करने लगती है। वो बड़े बेशर्मी से बिल्कुल नहीं बोल देती है और कहती है कि मेरी जैसी एलीट फिजिक के होते हुए हथियारों पर पैसा खर्च करना वेस्ट है। हमारा बॉय जानता है कि गिल्ड के बड़े लोग करोड़ों कमाते हैं, पर वो ठंडी आह भरकर कहती है कि तू अभी बहुत बच्चा है। कैप्टन की बातों पर फोकस करना मुश्किल है, पर सच ये है कि वो असली दुनिया में 1 रुपया खर्च नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो सारा पैसा नए गेमिंग कंसोल और स्किन्स पर उड़ा देती है, पूरा झटका। कैप्टन 1 नंबर की गेमिंग एडिक्ट है और अब पैसे कमाने के लिए एमसी बिल्कुल अकेला है। इतना सब होने के बावजूद वो उसका कोई मिशन मना नहीं करता, क्योंकि फार्मिंग तो अपनी जगह है, पर वो जानता है कि उसने अपनी जिंदगी उस पागल की वजह से ही बचाई थी। हमारे बॉय का बचपन बहुत ही बुरा था। भूख की वजह से उसने अपने माँ बाप को खो दिया और जिंदा रहने के लिए कचरा चुनने वाला बनना पड़ा। कुछ डाकुओं ने उसे पकड़ लिया और उसे बलि का बकरा बनने की ट्रेनिंग दी, लेकिन उन डाकुओं की किस्मत खराब थी। एक न्यूक्लियर मॉन्स्टर ने हमला किया और वो सब उसका लंच बन गए। हमारा हीरो किसी करिश्मे से बच गया, शायद इसलिए क्योंकि वो उस मॉन्स्टर के लिए एक एपेटाइजर के लायक भी नहीं था।
उसके बाद से उसकी जिंदगी सिर्फ हार्डकोर सर्वाइवल मोड बन गई। वो हर उस चीज से बचता रहा जो उसे मिटाना चाहती थी, जब तक कि उसका सामना मॉन्स्टर्स के उस झुंड से नहीं हुआ जहां से कोई जिंदा नहीं लौटा। जब उसे लगा कि अब सब खत्म है, तब कैप्टन की एंट्री हुई। उसने हीरो को इसलिए नहीं बचाया क्योंकि वो बहुत नेक थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मॉन्स्टर्स उसके रैंक्ड मैच के बीच में आ रहे थे। कैप्टन ने लड़के को आलू की बोरी की तरह गले से पकड़ा और कोने में बैठकर तमाशा देखने को कहा। उसने एक ऐसा पंच मारा जो किसी गेमिंग मॉनिटर से भी ज्यादा चमक रहा था। उसने देखा कि यह बच्चा इतनी आसानी से नहीं मरने वाला, तो उसने उसे अपनी स्क्वाड में शामिल कर लिया। अब वापस आते हैं प्रेजेंट में। एमसी अपनी मोटरसाइकिल से रिसर्च इंस्टीट्यूट पहुंचता है, जहां डॉक्टर शू उसका इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर शू बड़े प्यार से उसका स्वागत करते हैं और उसे वीआईपी कैबिन में ले जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करने। वहां एक प्यारी सी लड़की चाय सर्व कर रही थी। भाई, ऐसी बोनस सर्विस हो तो मैं तो कभी शिकायत न करूं, पर हमारे हीरो को सिर्फ मिशन की डिटेल्स चाहिए थी। डॉक्टर अपनी सेल्समैन वाली बातों में लग जाते हैं। वो कहते हैं कि ये जगह एक चैरिटी है उन बीस्ट मैन के लिए जिन्हें इस समाज ने निकाल दिया है। वो दिखाते हैं कि कैसे इन मासूमों का जानवरों की तरह शिकार किया जाता है और उनका मकसद उनके अंदर से एनिमल जीन्स निकालकर उन्हें फिर से इंसान बनाना है। सब ठीक चल रहा था, तभी एक बड़ी मुसीबत ने दस्तक दी। एक न्यूक्लियर मॉन्स्टर ने इंस्टीट्यूट को घेर लिया था और अब कोई भी अंदर बाहर नहीं जा सकता था। बातों के बीच ही एक भयानक धमाके के साथ छत लगभग टूट जाती है। डॉक्टर शू पैनिक हो जाते हैं क्योंकि वो दरिंदा वापस आ गया था, पर हमारा हीरो तुरंत बाहर कूदता है और सबको छुपने को कहता है। बाहर गार्ड्स अपनी गोलियां बेकार में बर्बाद कर रहे थे। जब एमसी ने देखा कि सामना किससे है, तो उसके भी होश उड़ गए। वो एक विशाल टाइटन स्नेक था। कैप्टन ने इस मिशन के लेवल के बारे में झूठ बोला था। इस सांप की स्केल्स यानी खाल किसी आर्मर की तरह सख्त थी। हीरो प्लान बनाता है कि इसका गुस्सा बेस से दूर ले जाए। वो एक गार्ड से ग्रेनेड मांगता है, पर एमसी उसके सारे ग्रेनेड्स लूट लेता है और गार्ड बेचारा देखता रह जाता है। वो एक ग्रेनेड सांप के मुंह पर दे मारता है ताकि उसका ध्यान भटका सके। जैसे ही सांप को चोट लगती है, एमसी अपनी मोटरसाइकिल फुल गियर में डालता है और उसे राइट पर ले जाता है। वो दरिंदा गुस्से में पागल होकर एमसी का पीछा करते हुए सीधा कैनियन की गहराई में पहुंच जाता है। चारों तरफ ग्रेनेड्स फट रहे थे और हमारा बॉय इस बात से बड़ा इमोशनल था कि आज वो ऐसी गोलियां चला रहा है जिसका खर्च उसकी अपनी जेब से नहीं निकल रहा। उसने केओस कैनियन में पहले से जाल बिछा रखा था। वो सांप को स्पेशल गिफ्ट कॉम्बो देता है और चारों तरफ से एक्सप्लोजिव्स फटने लगते हैं। रेप्टाइल बारबेक्यू ऑफिशियली तैयार था। एमसी ग्रेनेड्स की बची हुई एनर्जी से अपने अगले हमले को चार्ज करता है और एक लाइटनिंग स्लैश मारता है। वो बिजली की रफ्तार से सांप की बॉडी को बीच से चीर देता है, पर जब वो नीचे उतरता है ये सोचकर कि खेल खत्म हो गया है, तभी वो देखता है कि सांप के जख्म से एक अजीब हरी रोशनी निकल रही है। वो जख्म रोशनी की रफ्तार से भरने लगता है। कुछ ही सेकंड्स में सांप ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। हमारा हीरो उसके इस ब्रोकन हीलिंग फैक्टर को देखकर हैरान रह जाता है। सांप उसे सांस लेने का मौका भी नहीं देता और तुरंत एसिड की धार छोड़ देता है, ये दिखाने के लिए कि वो बड़ा गंदा खेलती है। वो हरा स्प्रे सब कुछ पिघला रहा था और हमारा हीरो ये देखकर दुखी हो जाता है कि उसकी प्यारी मोटरसाइकिल का कचरा हो गया है। अब सांप ने पूरा ट्राई हार्ड मोड ऑन कर लिया है, इसलिए अब एमसी को अपना तुर्रुप का इक्का निकालना ही होगा। ब्लू शैडो फैल्कन टैलिस्मैन। नए पंख मिलते ही हमारा बॉय आरजी समझ जाता है कि अब खेल कूद का वक्त खत्म हो चुका है। वो किसी गाइडेड मिसाइल की तरह सीधा नीचे झपट्टा मारता है। उसका पूरा फोकस इस दरिंदे को एलीट क्रिस्टल्स के ढेर में बदलने पर था। ये हमला सांप के जिस्म के आर पार निकल जाता है और उसे छलनी कर देता है। वो दरिंदा दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और हमारा बॉय बोल देता है, पार्टी ओवर। लेकिन अचानक उसे कुछ अजीब दिखता है। क्या वो विशाल सांप रो रहा था? यूनिंग एक पल के लिए हिचकिचाता है और जैसे ही धुआं साफ होता है, वो मॉन्स्टर एक स्नेक वुमन में बदल जाती है। भाई, अगर मैं होता तो मिशन वहीं छोड़कर सरेंडर कर देता। उसे समझ आता है कि ये कोई मामूली जानवर नहीं, बल्कि होशो हवास वाली एक बीस्ट ह्यूमन है। पर ड्यूटी तो ड्यूटी है। वो ज्यादा देर हिचकिचा नहीं सकता था। पीछे बची थी तो बस उस हसीना की कटी हुई दुम। डॉक्टर शू तुरंत खुश होकर हीरो को 20,000 सैंड डॉलर्स भेज देते हैं। यूनिंग को शक होता है कि इतनी शांत जगह पर इतना बड़ा मॉन्स्टर आया कैसे, पर डॉक्टर बात टाल देते हैं, ये कहकर कि मूर्ख जानवर अक्सर रास्ता भटक जाते हैं। उसे रिलैक्स करने के लिए डॉक्टर 2 स्पेशल असिस्टेंट्स ऑफर करते हैं, पर हमारा बॉय मूर्ख नहीं है। वो सीधा पूछता है, क्या आप मुझे इस इलीगल सेटअप में फंसाने की कोशिश कर रहे हो? डॉक्टर कसम खाता है कि ये सब सिर्फ शुक्राना है। तो आरजी कहता है कि ठीक है, सारी मेट्स को एक साथ इकट्ठा करो। डॉक्टर को लगता है कि लड़का तो एक नंबर का बीस्ट निकला और वो पार्टी की तैयारी में लग जाता है। हमारा बॉय सारी लड़कियों को एक साथ खड़ा करता है ताकि लाइनअप कंप्लीट हो जाए। वो कहती हैं कि वो सेवा के लिए तैयार है। अगर मैं होता तो वीडियो यहीं खत्म कर देता, पर एमसी का मूड कुछ और ही था। वो कहता है कि उसे ये वाइब पसंद नहीं आ रही और वो एक नया टैलिस्मैन एक्टिवेट करके सारी लड़कियों को थंडर शॉक यानी बिजली का झटका दे देता है। तभी डॉक्टर शू भागकर अपनी अजीब सी एक्सपेरिमेंट लैब में जाते हैं। उस पागल ने वहां वाइफूज यानी म्यूटेंट्स का पूरा स्टॉक जमा कर रखा था। वो एक मेन टैंक के पास पहुंचता है और उन म्यूटेंट्स से ऐसे बात करता है जैसे कोई प्यार करने वाला बाप हो, लेकिन हमारा बॉय उसके बिल्कुल पीछे था। डॉक्टर उसे चिल्लाते हुए सर्वर से किक आउट करने की कोशिश करता है, यानी बाहर निकलने को बोलता है, पर एमसी इस नौटंकी से थक चुका था।
वो एक भारी भरकम पंच मारता है और बूढ़े को लॉग आउट कर देता है। बूढ़े के दांत तक टूट जाते हैं, पर वो दिखाता है कि उसने पैनिक बटन दबा दिया है और बैकअप बुलाया है। वो मेड्स को हीरो पर हमला करने को कहता है, पर एमसी दिखाता है कि उसने पहले ही सबके कंट्रोल कॉलर्स तोड़ दिए हैं। बूढ़े का दिमाग वहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब वो मेड्स हमारे बॉय की नई स्क्वाड बन चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि ये इंस्टीट्यूट सिर्फ एक दिखावा था, असलियत में यहाँ लड़कियों को किडनैप करके उन पर जुल्म किया जाता था। वो बूढ़ा उन मासूमों को अपने फॉरबिडन एक्सपेरिमेंट्स के लिए चने की तरह यानी टेस्ट सब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करता था। अब बाजी पलट चुकी थी और लड़कियां बदले के लिए प्यासी थीं। डॉक्टर अब अपनी सैड फ्लैशबैक वाली स्टोरी सुनाता है। वो कसम खाता है कि कभी वो इन हाइब्रिड लड़कियों को दुनिया के जुल्म से बचाना चाहता था। पुराने दिनों में वो बूढ़ा एक बैड एस हुआ करता था जो हर उस बंदे को धो देता था जो हाइब्रिड्स के साथ बुरा सलूक करता था। वो खुद को एक मसीहा समझता था और उसने बीस्ट फोक्स के लिए एक ऑर्फनेज तक बनाया था। वो एक जीनियस था और लगभग उस राज को सुलझा चुका था जिससे सब दोबारा इंसान बन सके। पर तभी सब बर्बाद हो गया। एक जानवर ने आपा खो दिया और उस जगह को स्लॉटर हाउस यानी कत्लखाना बना दिया। उसने डॉक्टर की पत्नी को मार डाला और बेटी की जान मुश्किल से बची। बेटी को जिंदा रखने का खर्चा इतना ज्यादा था कि डॉक्टर ने अपने उसूल बेच दिए और माफिया से हाथ मिला लिया। वो फॉरबिडन एल्केमी का मास्टर बन गया और उन मासूम लड़कियों का एसेंस ब्लैक मार्केट में बेचकर गंदा पैसा कमाने लगा। उसका आखिरी प्लान था एक बीस्ट के जीन्स को अपनी बेटी के साथ फ्यूज करके उसे नया जिस्म यानी रीस्पॉन मिल जाए। पर कोई कंपैटिबल मिलना किसी गेम में 0.1% लेजेंडरी ड्रॉप मिलने जैसा मुश्किल था। तभी उसे वो मिल गई जो एकदम परफेक्ट थी, वही मिसिंग पीस। लेकिन इससे पहले कि वो अपना गंदा काम पूरा कर पाता, उस सांप ने लॉबी में धावा बोल दिया। अब समझ आया कि वो बूढ़ा एमसी को मैप साफ करने के लिए इतना फोर्स क्यों कर रहा था। बिना दांत वाला वो पागल टूथलेस मेनियक अब भी पागलों की तरह हंस रहा था, क्योंकि अब रास्ता साफ था और वो अपना आखिरी फॉरबिडिंग एक्सपेरिमेंट शुरू कर सकता था। सिस्टम कंफर्म करता है और शुरू होता है एक ऐसा रिचुअल जो बैन था। पूरी लैब रेडिएशन और हरी एनर्जी से किसी रेव पार्टी की तरह चमकने लगती है। हमारा बॉय बाकी मेट्स को कहता है कि जल्दी से बाकी लड़कियों को बचाओ, क्योंकि अगर पावर कट हुई तो बाकी सारे सर्वर लड़कियां ढेर हो जाएंगे। पर तभी उसे कुछ अजीब दिखता है। जिस्म किसी मिट्टी की तरह आपस में मिलने लगते हैं और चेहरे एक दूसरे में पिघलने लगते हैं। डॉक्टर तो जश्न मना रहा था, पर एमसी को लग गया कि इस पैच में कोई बड़ा बग है। वो चीज डिफॉर्म होने लगती है। सिस्टम में क्रिटिकल एरर आ जाता है, क्योंकि सिर्फ 0.01% का डिफरेंस था और बॉडी सब कुछ रिजेक्ट करने लगती है। वो एक रेडियो एक्टिव ढेर बन जाता है और डॉक्टर शू की फटके हाथ में आ जाती है। टैंक में दरार आती है और उस बॉस का हाथ शीशा तोड़कर बाहर निकलता है। वो इस लैब का प्लग खींचने के लिए तैयार थी। एमसी अब मानता है कि उसने पिछली फाइट में सांप की दुम सिर्फ इसलिए चेक करी थी कि क्या वो सच में इतनी अग्रेसिव है। अगर उस एंगल से देखो तो समझ आता है कि एमसी क्यों उसकी कहानी सुनना चाहता था। कहानी शुरू हुई थी उस रेडियो एक्टिव जंगल में जहां सांपों को एक एवोल्यूशन बफ मिला था। ये नन्ही सी जान लिटिल स्नेक इंसानों का मैप देखने निकल पड़ी। डॉक्टर शू इसका बचपन का हीरो था, जिसका चेहरा शहर के हर बिलबोर्ड पर दिखता था। वो उनका एहसान उतारना चाहती थी, इसलिए वो अपनी बड़ी बहन के साथ उन्हें सरप्राइज देने आई। पर उन्हें शॉक मिला जब वो एक ट्रैप में फंस गई। पैनिक में उसकी बड़ी सफेद बहन ने फॉरबिडन पोशंस का ढेर गिरा दिया और म्यूटेशन का बफ इतना अजीब था कि वो एक रेड बॉस बन गई। जब उसकी नींद खुली, वो जंगल के बीच एक विशाल दानव बन चुकी थी। वो तब से सिर्फ इसलिए वहां आती थी ताकि अपनी छोटी बहन को बिना किसी एनपीसी को डिलीट किए बचा सके। एमसी उस बूढ़े के मुंह पर बोलता है कि तेरा ये हीरो ही तेरी छोटी बहन को इतने वक्त से फार्म कर रहा था। बूढ़े के झूठ का महल पल भर में ढह जाता है। गुस्से में वो म्यूटेंट बड़ी बहन पूरी लैब को डिलीट कर देती है। सीन कट होता है और कैप्टन की नींद खुलती है। उसका चेहरा ऐसा था जैसे उसने रातों रात अपनी रैंक गंवा दी हो, और सामने वही छोटी हरी सांप मेड के कपड़ों में खड़ी हाय बोल रही थी। फेंशुआ यू का दिमाग ग्लिच होने लगता है कि ये बच्चा कहां से टपक गया। हमारा बॉय एकदम चिल होकर आता है और कहता है, मिशन बढ़िया गया और मैं एक बोनस भी लाया हूं। असल में उस सफेद सांप के हमले ने डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट को रीसेट कर दिया था और मलबे के बीच उसकी बेटी को होश आ गया। उसने बताया कि असल में इंसानों ने ही उनके परिवार को खत्म किया था। उस वक्त एक साए ने उन पर हमला किया था और उन हाइब्रिड्स ने अपनी आखिरी सांस तक इस नन्ही जान को बचाया था। बूढ़े को आखिरकार समझ आया कि असली मॉन्स्टर्स तो गुड गाइज थे, पर लैब की पावर जा चुकी थी और लड़कियां मरने वाली थीं। तभी हमारे हीरो ने अपना आखिरी लाइटनिंग टैलिस्मन इस्तेमाल किया एक जनरेटर की तरह और पूरी स्क्वाड को बचा लिया। उसने अपना लेजेंडरी आइटम कुर्बान कर दिया और इसलिए वो अब कैप्टन के सोफे पर एक बच्चे को लिए बैठा था। फेंशुआ यू को यकीन नहीं हो रहा था कि बोनस एक मिनी बीस्ट है, और कैप्टन को इस रूप में देखकर मेरा ध्यान तो रिपोर्ट पर बिल्कुल नहीं टिकता। एमसी का पूरा फोकस उस बच्ची के हैमबर्गर पर था। वो पहले ही उसके एक्सपी के बारे में सोच रहा था। कैप्टन उसकी न्यू स्किन का पोटेंशियल चेक कर रही थी, जबकि बच्ची सिर्फ ठूस ठूस कर खाने में बिजी थी।
फेंशुआ यू को हंसते देखकर एमसी समझ गया कि अब नया पंगा शुरू होने वाला है। वो सीधे पॉइंट पर आती है। इस टीम में उनके लिए कोई जगह नहीं है जो फार्म नहीं करते, इसलिए उस नन्ही जान को तुरंत इंटर्न की पोस्ट दे दी जाती है। सब कुछ सेटल करने के बाद हमारा बॉय उस लेजेंडरी क्रिस्टल को गले लगाकर सो जाता है जो उसने बॉस को ढेर करके लूटा था। जैसे ही उसकी नींद खुलती है वो स्पिरिचुअल लॉबी में होता है और अचानक डर जाता है। फायर क्रो कहीं से टपक पड़ती है और कहती है कि उसे अपनी एबिलिटीज को बफ करने और थोड़ा दम लेने के लिए डुअल कल्टीमेशन की जरूरत है। हमारा बॉय वहीं जम जाता है और सोचता है, भाई क्या इस गेम का जॉनर यानी कि कैटेगरी अचानक से बदल गया। एमसी वो विशाल क्रिस्टल टेबल पर दे मारता है और रिजल्ट की मांग करता है। वो हसीना एलीट स्पिरिचुअल फ्लेम से रिफाइनमेंट शुरू करती है। ये प्रोसेस इतना इंटेंस था कि एनर्जी हमारे हीरो के सामने ही एक शैडो बनाने लगती है। वो नया आइटम एमसी को सर्वर का मालिक मान लेता है और वो आर्मर उसके हाथ से फ्यूज हो जाता है। एकदम कैश शॉप वाले आइटम जैसी चमक थी इसमें। और इस न्यू स्किन का स्टाइल तो देखो, ये आउटफिट एजिलिटी यानी कि रफ्तार को बढ़ा देता है और इसमें एक सीक्रेट टेक्निक भी है। पर फायर क्रो की हालत तो देखो, इतनी माना खर्च करने के बाद बेचारी डुअल कल्टीवेशन की वजह से रहम की भीख मांग रही थी। आर्क तो कमाल का था, पर वो हसीना जमीन पर गिरी पड़ी थी और कह रही थी कि 5 राउंड्स एक साथ, बस यही मेरी लिमिट है। भाई अगर मैं होता तो ये सर्वर कभी ऑफलाइन ही ना जाने देता। एमसीयू स्मिथ को आराम करने को कहता है और इस बार भारी काम के लिए ड्रैगन सिस्टर्स को चुनता है। कांग ल्यूली लॉबी से बाहर निकलने के मौके पर बहुत एक्साइटेड हो जाती है। वो उस खाई के रास्ते पर पहुंचते हैं जहां चारों तरफ लाशें बिखरी थीं। पोर्टल से बाहर निकलते ही हसीना ताजी हवा में सांस लेने के लिए खुश थी, पर हवा में तो मौत की बू थी। मिंगशॉ लाशों की बदबू के लिए रोने लगती है, पर हमारा बॉय कहता है, ये ड्रामा बंद करो। वो मिट्टी की क्वालिटी चेक करती है, पर ड्रॉप बहुत खराब था। मिट्टी सूखी और बेकार थी, उस डिवाइन सीड के लिए बिल्कुल नहीं। तभी हसीना का डेंजर सेंसर बजने लगता है। वो एमसी को तुरंत छुपने के लिए खींचती है क्योंकि वहां एक एलीट मॉब स्पॉन हो गया था जो बड़ा खतरनाक दिख रहा था। वो मॉन्स्टर अपनी गर्दन किसी भूतिया जिराफ की तरह खींचता है और एरिया चेक करता है। जब उसे कोई नहीं मिलता तो वो वहां से निकल जाता है ताकि एरिया बॉस को परेशान ना करे। जैसे ही वो मॉन्स्टर गायब होता है, हमारा हीरो लाशों के बीच से बाहर निकलता है और अपना इनविजिबिलिटी आइटम अंदर रखता है जिसने आज उनकी जान बचाई थी। वो बताती है कि वो मॉन्स्टर नन अपने मास्टर के लिए इंसानों की फार्मिंग कर रही है। ये सुनकर एमसी के दिमाग में एक आइडिया आता है और उस फ्लोटिंग कासल यानी कि उड़ते हुए महल का साइज तो देखो, वही वो कर्स्ड फर्टिलाइजर है जिसकी जरूरत है फार्मिंग के लिए। प्लान बड़ा सिंपल है, चेलों के बीच घुस जाओ और सीधा शेर की मान में कदम रख दो। कांग ल्यूली बिना किसी वजह से मुस्कुरा रही थी। उसका कहना था कि सबसे खतरनाक जगह ही उनके लिए सबसे सेफ जोन है। उसके चेहरे पर ऐसी स्माइल थी जैसे उसने पूरा कांड पहले से ही प्लान कर रखा हो। एक्टिंग को असली बनाने के लिए वो जंजीरों को थोड़ा और कस लेते हैं। वो मॉन्स्टर नन वहां से निकल जाती है, ये सोचकर कि आज का दान मिल गया। बहनें साथ आना चाहती हैं, पर हमारा बॉय साफ कह देता है, साथ आओगी तो सिर्फ मेरे स्टेल्थ के बीच में रुकावट बनोगी। वो महल के रास्ते पर आगे बढ़ता है, पर यह जगह किसी अपडेट डे वाले सर्वर से भी ज्यादा बग थी। टारगेट बिल्कुल सामने था, पर अचानक उसकी कैट इंस्टिंक्ट चिल्लाने लगती है। वो मॉन्स्टर का साइज तो देखो, अगर वो इस एरिया का बॉस नहीं है तो मैं कोई ट्यूटोरियल एनपीसी हूं। वो हवा में कुछ सूंघ रहा था, कंफ्यूज था क्योंकि उसे एक इंसान की स्मेल आई थी पर परछाई तक नहीं दिखी। इससे पहले कि इनविजिबिलिटी माना खत्म हो जाए, हमारा बॉय बिल्ली के रूप में वहां से फिसट जाता है। वो एक अजीब जगह पहुंचता है जहां कुछ पुराने ज़ॉम्बीज लोगों को नेक्स्ट लेवल पर जाने का हुक्म दे रहे थे। पर वो दरवाजा क्या था? जिस्म से बनी दीवार में एक छेद जहां हजारों हाथ आपको पाताल में खींचने के लिए तैयार थे। एमसी को तुरंत समझ आ जाता है कि ये इममॉर्टैलिटी की कहानी सिर्फ नूब्स को शिकार बनाने का लालच है। वो जगह असलियत में आत्माओं और जंजीरों से बनी एक विशाल सैक्रिफिशियल फर्नेस यानी कि बलिदान देने वाली भट्टी थी। आखिरकार उसे वहां वो कर्स्ड फर्टिलाइजर मिल जाता है जिसके लिए वो आया था। बिल्ली बना हमारा हीरो उसे जमा करने लगता है, पर उसे एक ऐसी स्पिरिचुअल फायर महसूस होती है जो एक ही वक्त में जला भी रही थी और जमा भी रही थी। अचानक उस बिल्ली का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो अपनी मर्जी के खिलाफ हवा में तैरने लगता है। वो भट्टी उसकी आत्मा को अंदर खींच रही थी। हमारा बॉय अब पूरा पैनिक मोड में आ गया। भाई किटी के साथ तो बहुत बुरा वाला सीन हो गया। सबसे खराब टाइमिंग पर उसकी कैट माना खत्म हो जाती है और वो अपने असली शरीर में वापस आ जाता है। वो एकदम शॉक में था। इस टावर का सक्शन पावर कुछ ज्यादा ही ओवरपावर्ड था। अगर वो अभी कुछ नहीं करता तो वो भट्टी का फ्यूल बन जाता। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच एमसी को एक अलग तरह की चमक दिखती है। एक घोस्ट गर्ल कहीं से प्रकट होती है और पूछती है, क्या तुम मुझे देख सकते हो? हमारा बॉय वहीं जम जाता है। एक आत्मा यहां बिना रिफाइन हुए कैसे घूम रही है? वो लड़की उसे चुप रहने को कहती है क्योंकि एरिया बॉस जरा सी भी मूवमेंट को तुरंत पकड़ लेता है। वो बताती है कि वो इस भट्टी की स्पिरिट है और सीधा एमसी को एक डील ऑफर करती है। असल में वो यहां से भागना चाहती है और हमारा बॉय उसकी एग्जिट टिकट है।
वो अपना नाम शियाओ जिंग बताती है और कहती है कि वो कभी एक ऐसे खानदान का सबसे रेयर आइटम हुआ करती थी जो मॉन्स्टर्स को एक्सपी पिल्स में बदल देता था। उस वक्त उसे खतरनाक बफ्स और डिवाइन एबिलिटीज मिलती थी, पर अब उसके वो पुराने दिन बीत चुके हैं और वो एक हाई रैंक विलन के हाथ लग गई है। उस एंसेस्टर ने बेचारी लड़की को एक डिवाइन नीडल से सील कर रखा है ताकि वो ईविल पिल्स फॉर्म कर सके। वो इस स्पिरिचुअल स्लेव वाली जिंदगी से थक चुकी है और वादा करती है कि अगर एमसी उसे आजाद कर दे तो वो उसकी ऑफिशियल सपोर्ट बन जाएगी। एमसी इस ऑफर पर थोड़ा ठिठक जाता है। उसे समझ आता है कि वो विशाल खंबा जिसने उसे लगभग निगल लिया था वो असलियत में वही नीडल यानी सुई है जो उस कैट गर्ल के सीने के आर पार है। कैट गर्ल बताती है कि वही विशाल पिलर उसे जमीन से चिपकाए हुए हैं। हमारा बॉय तुरंत पैनिक होकर सफाई देने लगता है कि वो उसका फायदा उठाने नहीं आया, उसे बस ये नहीं पता कि मदद कैसे करे। उसके बेल्ट पर लगा सील चमकने लगता है और वो शियाओ जिंग को पकड़ लेता है ताकि वो भट्टी के बीच में वापस ना खिंचाए। अब हमारा बॉय सीरियस मोड में आ जाता है और एक शैडोई मैकेनिकल आर्म समन करता है। वो अपनी इन्वेंट्री से एक लेजेंडरी स्वॉर्ड निकालता है और वो तलवार सीधा उन ईविल चेन्स यानी शापित जंजीरों को चकनाचूर कर देती है। उसका पूरा फोकस लूट पर था। काम पूरा करने के लिए एमसी विप ऑफ ट्रूथ निकालता है और उस पिलर को लाशों में फंसाकर उस कांटे को निकालने की कोशिश करता है। हमारा गाय अपनी लिमिट पर था और शियाओ जिंग डरने लगती है, पर तभी वो वही बफ पिल निकालता है जो फायर क्रो ने रिफाइन की थी। इतने रेयर आइटम को खोना दुख तो देता है, पर एक ऐसी सपोर्ट वाइफू मिलना जो इनफाइनाइट लूट जनरेट करे, भाई ये इन्वेस्टमेंट तो बनती है। वो आइटम खाते ही हमारा बॉय पूरा बर्जरकर मोड में आ जाता है। उसकी ताकत 100 गुना बढ़ जाती है। उसका शरीर इतना गर्म हो जाता है कि वो कैट गर्ल भी डर जाती है। वो एक टॉप रैंकर वाली ताकत से उस पिलर को उखड़ फेंकता है और पूरे सील को उड़ा देता है। उसकी चीख से पूरा सर्वर हिल गया। शियाओ जिंग आजाद होते ही सीधा हीरो के गले लग जाती है और हमेशा साथ देने का वादा करती है। क्या जबरदस्त अपग्रेड है ना। हमारे बॉय ने मेन लूट हासिल कर ली थी, वो भट्टी जो डीमंस को एक्सपी पिल्स में बदल देती है। इन्वेंट्री तो फुल है, पर अब असली प्रॉब्लम है इस मैप से जिंदा बाहर निकलना। अचानक वही नाइटमेयर फेस्ड इलीट मॉब उसके पीछे प्रकट हो जाता है और पूछता है चोर कौन है। वो एक अजीब सा कल्टीवेटर था जो नरक के किसी स्केच जैसा दिखता था और उसकी गर्दन किसी जिराफ जैसी थी। मिस्टर एमसी वही फ्रीज हो जाता है क्योंकि लड़ाई के शोर ने किसी ऐसे को जगा दिया था जिसे सोना ही चाहिए था। ये क्रीचर्स हाई रैंक के हैं और लेवल अप करने के लिए इंसानी हड्डियों का एसेंस फार्म करते हैं। वो अजीब दरिंदा हमारे हीरो को कहीं से पहचानती है। वो अपना विशाल मुंह खोलती है और पूछती है कि एक नूब ने नीडल सील कैसे हटाया। एमसी तुरंत अपने स्मूथ टॉक मोड में आ जाता है और नाटक करता है कि अगर वो उसकी जान बख्श दे तो वो उसे खजाना देगा। वो मॉन्स्टर इस बेट में फंस जाता है और आइटम देखने के लिए पास आती है, जबकि हमारा बॉय बस सही टाइमिंग का इंतजार कर रहा था। एमसी उस मॉन्स्टर की लापरवाही का फायदा उठाता है और उस बफ पिल की पूरी पावर के साथ एक ऐसा पंच चार्ज करता है जो बीम ऑफ लाइट बनकर निकलता है। वो बीम पूरे मैप को चीरते हुए मॉन्स्टर के एचपी बार को डिलीट कर देती है। वो दरिंदा वहीं ढेर हो जाता है। हीरो देखता है कि उसकी बॉडी से एक चमक निकल रही है तो वो तुरंत दौड़ता है ये देखने के लिए कि क्या लेजेंडरी ड्रॉप मिला है। शाओजिंग समझाती है कि ये गोल्डन मैरो बोन है जहां सारा एक्सपी स्टोर होता है। इतना बड़ा जैकपॉट देखकर हमारा बॉय दंग रह जाता है, पर उसे घंटा पता नहीं था कि इतने हाई रैंक आइटम को यूज कैसे करना है। तो वो घोस्ट किटी यानी शाओजिंग तुरंत उस हड्डी को अपनी तरफ खींच लेती है और एमसी भी मान लेता है कि ये लूट उसी की है। अब बफ का असल खत्म हो रहा था, पर मिशन सुपर हिट रहा। फर्टिलाइजर भी मिल गया और बैग में एक बोनस आइटम भी। वो दोबारा कैट बनता है और दबे पांव वहां से निकलकर अपनी टीम से मिलने जाता है। पीछे बचा था तो बस उस मॉन्स्टर का कचरा जो ये सोचे बिना ही मर गई कि एक नूब ने उसे सोलो कैसे ढेर कर दिया। उस मॉन्स्टर की आत्मा एक अजीब मक्खी में बदल जाती है और नया शरीर ढूंढने के लिए उड़ते हुए बदले की कसम खाती है। इधर लॉबी में ड्रैगन सिस्टर्स बोर हो रही थी, अपने भाई का फार्मिंग से वापस आने का इंतजार कर रही थी। मिंग शा को वो मक्खी आती दिखती है और वो इंट्रूडर को कुचलने के लिए तैयार हो जाती है, पर वो मक्खी डॉज करके ल्यूली की बॉडी को अपनी नई स्किन बनाने का फैसला करती है। मक्खी जैसे ही ल्यूली के गाल पर बैठती है, उसकी बहन मौका नहीं छोड़ती और पूरी ताकत से उसके मुंह पर एक थप्पड़ जड़ देती है। ल्यूली जब उठती है तो उसके चेहरे पर निशान था, उसे लगा कि भूकंप आया है। मिंगशा वहीं फ्रीज हो जाती है। उसे लगता है कि मास्टर ने कोई पंगा कर दिया है और फाइट शुरू हो गई है, पर ल्यूली तुरंत पकड़ लेती है कि कुछ गड़बड़ है। वो अजीब हरकत कर रही थी और छुप रही थी। मक्खी गिर जाती है और वो दरिंदा डर के मारे चिल्ला रहा था। तभी उन्हें एक भारी बॉस ऑरा महसूस होती है और एक विशाल अजीब बुद्धा मॉन्स्टर छत फाड़कर बाहर निकलता है और उन दोनों को अपने कमरे में बुलाता है। ल्यूली सोचती है कि थोड़ी देर नाइस बनने का नाटक करती हूं ताकि वक्त मिल सके और बाद में इस मोटे को धोखा दे दूंगी। वो दरिंदा इमोशनल हो जाता है कि उसकी लॉटरी लग गई, पर मिंगशा के पास इस नौटंकी के लिए टाइम नहीं था। मिंगशा सीधा एक एलीट कॉम्बो वाला किक उसके मुंह पर मारती है। ल्यूली हैरान थी कि इसने कोई स्ट्रैटेजी क्यों नहीं बनाई,
पर उस रेडहेड को सिर्फ बॉस को कुचलने से मतलब था। ल्यूली मान लेती है कि उनकी कल्टीवेशन अभी ट्रैश है, इसलिए वो एमसी के दिए हुए कैश शॉप आइटम्स पर भरोसा करने का फैसला करती है। मिंगशा तुरंत एक ग्रेनेड निकालती है, ये सोचकर कि ये कोई हीलिंग आइटम है। मिंगशा उस इमॉर्टल पिल को देखकर हिप्नोटाइज हो जाती है, जो किसी लेजेंडरी स्किन से भी ज्यादा चमक रही थी। ल्यूली उसे एक्सप्लोसिव्स रखने देती है और खुद तीर कमान पर फोकस करती है। रेडहेड अपने नए खिलौने से बहुत खुश थी, पर उस चबी बुद्धा को थप्पड़ खाना पसंद नहीं आया और उसकी आंखें नफरत से चमकने लगी। वो मॉन्स्टर फेज 2 में एंटर करता है और उसके हर तरफ हाथ निकल आते हैं, बिल्कुल एक बग्ड रेड बॉस जैसा। दोनों को समझ में आ जाता है कि मामला सीरियस है जब मॉन्स्टर अपना मुंह किसी गड्ढे की तरह खोलता है, पूरे सर्वर को निगलने के लिए। मिंगशा ल्यूली को कहती है कि तुम यहां से निकलो और एमसी को ढूंढो, तब तक मैं बॉस का ध्यान संभालती हूं। ल्यूली इमोशनल हो जाती है और वार्निंग देती है कि उस थप्पड़ का बदला लेने से पहले मरना मत। मिंगशा जानती थी कि वो बॉस से आमने सामने टैंक नहीं कर सकती, इसलिए वो उस स्पिरिचुअल ग्रेनेड को एक बार में ही निगल लेती है और जाहिर है वो चीज फट जाती है। लड़की धूल में बदल जाती है, जबकि वो विशाल दरिंदा उसे निगलने के लिए मुंह खोले बढ़ रहा था। ड्रैगन का खेल खत्म लग रहा था। जब ये सब तबाही मच रही थी, ल्यूयन ली भाग रही थी ताकि एमसी को ढूंढ सके और रीइंफोर्समेंट्स यानी मदद ला सके। जब उसे अपनी बहन की ऑरा गायब होती महसूस हुई तो वो रिलैक्स होती है, क्योंकि वो टॉप असैसिन ऐसे ही नहीं बनी थी। हम मिंगशा की चेतना देखते हैं, जहां वो मक्खी वाला मॉन्स्टर हंस रहा था, ये सोचकर कि अब वो उसके सोते हुए शरीर को हड़प लेगा। लेकिन मक्खी का सारा प्लान मिट्टी में मिल जाता है जब उसे अपने पीछे से एक भयानक प्रेशर महसूस होता है। मिंगशा का एक डार्क वर्जन प्रकट होता है जो उस मक्खी को किसी कचरे की तरह पकड़े हुए था। ये नई डार्क कॉन्शियसनेस चींटियों को कुचलने में एक सैडिस्टिक मजा लेती है और अवतार का फुल कंट्रोल लेने के लिए बेचैन थी। वो तुरंत ओरिजिनल मिंगशा के पीछे पड़ जाती है ताकि शरीर पर कब्जा पूरा कर सके। मेंटल कब्जे का आखिरी फेज शुरू होता है और दोनों आत्माएं आमने सामने टकराती है। बेचारो ओरिजिनल मिंगशा हजारों हाथों के समुद्र में फंस जाती है, एकदम स्टंड। वो ऐसी चीख मारती है जैसे सिस्टम उसे फॉर्मेट कर रहा हो। इधर असली दुनिया में उस बुद्धा बॉस की तबीयत बिगड़ने लगती है। चबी को लगा था कि उसने लड़की को डिनर में खा लिया है, पर अब डाइजेशन बहुत भारी पड़ने वाला था। अचानक एक मुक्का अंदर से उसके सीने को चीरते हुए बाहर निकलता है। वो दरिंदा हाथों और हाथों में फटने लगता है, बिल्कुल किसी अजीब टेक्सचर ग्लिच की तरह। उसके शरीर से जो बाहर निकलता है वो थी हमारी मिंगशा डार्क मोड में, साथ में वही पर्पल ऑरा और चेहरे पर ऐसी स्माइल जैसे उसे किसी ने मैक्स्ड आउट लेवल का अकाउंट गिफ्ट कर दिया हो। जमीन पर बचा था तो बस उस बॉस के हाथ का कचरा। मिंगशा हैरान थी कि बॉस ने ये कैसा वियर ड्रॉप छोड़ा है। वो बिना किसी रहम के उस आंख वाले हाथ को कुचल देती है, क्योंकि उसके पास किसी कर्स्ड लूट के लिए जगह नहीं थी। अब वो ये ढूंढना चाहती थी कि सर्वर ने उन्हें आखिर फेंका कहाँ है। इधर हाथ का वो टुकड़ा फ्लोर पर किसी जिंदा चीज की तरह फिसलने लगता है और अंधेरे कोने में छुपने की कोशिश करता है। पर देखो वहां कौन है। श्याओ जिंग की स्पिरिट समझाती है कि ये किसी बाइजू का फाउंडेशन है, एक ऐसा आइटम जो यहां ऐसे नहीं पड़ा होना चाहिए था। दूसरी तरफ ल्यूली एक कभी न खत्म होने वाली भूल भुलैया में खो गई है। वो भागे जा रही है, पर कॉरिडोर अनंत लग रहा था। और भाई इस एंगल से देखो तो पता चलता है कि उसके लेग डे की मेहनत रंग ला रही है। ल्यूली को समझ आ जाता है कि वो किसी ट्रैप में फंस गई है और मामला अब सीरियसली टेंस हो चुका है। कॉरिडोर के बीच में एक बंदा ऐसे मेडिटेट लगा रहा था जैसे पूरा सर्वर उसी का हो। ल्यूली तुरंत अलर्ट हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये कोई भूत है या फिर कोई एलीट मॉब। वो बातों में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती और पहला शॉट मारने के लिए अपना तीर कमान तान लेती है। शॉट पूरी ताकत से चलता है और पूरा कॉरिडोर रोशनी से भर जाता है। तीर सीधा उस बंदे के सिर के पार निकल जाता है, पर डैमेज का तो रजिस्टर ही नहीं हुआ। वो दरिंदा पलके तक नहीं झपकता और वार्निंग देता है कि तुम मैप से डिलीट होने की भीख मांग रही हो। अचानक उसकी बॉडी किसी एनिमेशन बग की तरह खिंचती है और वो सीधा ल्यूली के सामने प्रकट हो जाता है। वो पूछता है कि क्या तुम्हें इल्यूजन्स पसंद है। उसके सीने पर एक जोरदार प्रहार लगता है और हमारी गर्ल खून उबलते हुए दूर जा गिरती है। बॉस पूछता है कि वो उसके मैप पर क्या कर रही है, पर ल्यूली बुरी तरह जख्मी होने के बाद भी उसका मजाक उड़ाती है। वो दरिंदा इंसानियत छोड़कर एक नाइटमेयर बन चुका था, जिसने हमारी गर्ल को ऐसी ग्रैब में पकड़ा था जहां से डॉज करना नामुमकिन था। वो एकदम किसी हॉरर गेम के बॉस जैसा दिख रहा था। बुद्धा की स्पिरिट कहती है कि अब वो किसी काम की नहीं रही और उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। उसके लिए किसी को निगल जाना ही सबसे बड़ा ड्रॉप था। अगर एमसी अभी नहीं आया तो ये बेचारी मॉब चाव बन जाएगी। ल्यूली उस मांस के ढेर में निगली जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि गेम ओवर आ गया है, पर तभी पूरा सीन शीशे की तरह टूट जाता है और बुद्धे को एहसास होता है कि ट्रैप में ल्यूली नहीं बल्कि वो खुद फंसा था। हमारी गर्ल एकदम सेफ बाहर आती है और कहती है कि तेरा ये टेक्निक तो मेरी वर्जन का एक सस्ता मॉड है।
दरिंदा चिल्लाता है कि वो मास्टर ऑफ इल्यूजन्स है और उसे अपनी गिल्ड में शामिल होने को कहता है, पर ल्यूली मुर्दों की बातें नहीं सुनती। वो तुरंत अपना स्पेशल अटैक लॉन्च कर देती है ताकि खेल हमेशा के लिए खत्म हो सके। बॉस अपनी उस अजीब सी हाथों वाली बॉडी के साथ ऑल इन कर देता है, पर ली युन ले बस अपनी आंखें बंद करती है और अपना स्पेशल अटैक कास्ट करने लगती है। वो किसी फेरी की तरह कपड़े बदलती है और सोल डिवावरिंग सेलेस्टियल डीमन को प्रकट करती है। भाई, उसका लुक एकदम प्योर ब्लू फायर जैसा लग रहा था। बुढ़ा पैनिक हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि ड्रैगन क्लैन तो मैप से पहले ही डिलीट हो चुकी है। अब फ्लैशबैक का टाइम नहीं था, वो अगला हिट पहले ही चार्ज कर चुकी थी। इम्पैक्ट इतना जोरदार था कि पूरी स्क्रीन पर सिर्फ सिलुएट्स दिख रहे थे। वो दरिंदा अब भी शाना बनने की कोशिश करता है और कहता है कि ये मूव पहले काम नहीं आया तो अब क्या होगा, पर बेचारे को नहीं पता था कि नेगेटिव इफेक्ट पहले ही शुरू हो चुका है। बॉस का सर डार्क एनर्जी के ब्लास्ट के साथ फट जाता है और हमारी गर्ल जी हवा में तैरती रहती है, ये साबित करते हुए कि अकाउंट लेवल कभी भी लेजेंडरी स्किल को नहीं हरा सकता। लेई समझाती है कि ड्रैगन ब्लड किसी भी इल्यूजन का परफेक्ट काउंटर है और बॉस का गेम ओवर तभी लिखा गया था जब वो उस खून से सन गया था। दरिंदे की बॉडी बीच से फट जाती है और उसका क्वेस्ट आइटम बाहर निकलता है, एक कटी हुई छिपकली की दुम। भाई, ये बंदा इतना हवा में उड़ रहा था और इसका पूरा फाउंडेशन ही एक सस्ता मीम निकला। इधर सीन बदलता है और मिंगशा यानी निंजा को अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जैसे कोई उसके कान में नॉन स्टॉप स्पेल स्पैम कर रहा हो। ये एक भयानक मेंटल डिबफ था। वो इस सरदर्द को टैंक नहीं कर पाती और उसका सिस्टम शॉर्ट सर्किट हो जाता है। हमारा बॉय एकदम क्लच मोमेंट पर पहुंचता है और रेड हेड को गिरने से पहले ही लपक लेता है। बॉस की वो आंख बंधी हुई वहीं पड़ी सब कुछ देख रही थी। एमसी सोच में पड़ जाता है कि वो आवाज कैसी थी और ल्यूली कहाँ गायब हो गई। तभी वो लिटिल इमॉर्टल यानी श्याओ जिंग एमसी के सामने एक अर्जेंट वार्निंग के साथ आती है। एंसेस्टर वुओंग अपनी लंबी नींद से जाग रहा है, ढेर सारा ब्लड एसेंस फार्म करने के बाद। वो क्रीचर एकदम नाइटमेयर फ्यूल है। हमारा बॉय टेंस हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि अभी वो इस बॉस को टैंक नहीं कर सकता, पर नन्ही जान कहती है कि उसके पास एक प्लान है और उसे आखिरी कोऑप के लिए एमसी की मदद चाहिए। प्लान समझाते वक्त वो शर्म से लाल हो जाती है और भाई, अगर वही प्लान है तो हीरो की तो लॉटरी लग गई। सेटअप सुनकर एमसी लगभग गिर ही जाता है। इतनी तबाही के बीच डुअल कल्टीवेशन? वो जवाब का इंतजार भी नहीं करती और प्रोसेस शुरू करने के लिए सीधा उसके दिमाग में डाइव मार देती है। अचानक रियलिटी शीशे की तरह टूट जाती है और हमारा बॉय एक ऐसे मेंटल स्पेस में पहुंचता है जो किसी लग्जरी लॉबी जैसा दिखता था। वो समझाती है कि ये अपग्रेड सिर्फ यहीं हो सकता है क्योंकि वो अभी सिर्फ एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट है। वहां उसके सारे क्वेस्ट आइटम्स डिस्प्ले पर लगे थे और नन्ही जान ने वही गोल्डन लोटस प्रकट किया जो उसने फाउंडेशन बनाने के लिए बनाया था। एमसी ध्यान लगाता है और एनर्जी उसके शरीर को रिफाइन करने लगती है, उसके खून को प्योर पावर में बदलते हुए। अब वक्त था ब्रेक थ्रू का। हीरो को महसूस होता है कि उसके एनर्जी सेंटर्स किसी क्रिसमस ट्री से भी ज्यादा चमक रहे हैं। उनका स्पिरिचुअल डुअल कल्टीवेशन एकदम सिंक में था और क्योंकि ये सब एस्ट्रल प्लेन पर हो रहा था तो कपड़े पहनना ऑप्शनल था। समझ रहे हो ना? पूरा एक्सपी निचोड़ लो। वो बच्ची कन्फेस करती है कि उसने ये सारा एक्सपी उस एंसेस्टर से चुराया था जब वो उसके लिए पिल्स बना रही थी। अब वो सारा फॉरबिडन फार्म हमारे हीरो को ट्रांसफर कर देती है ताकि वो बॉस को सोलो कर सके। वो वॉर्न करती है कि पहली बार थोड़ा दर्द होता है, पर तुम्हें ये प्रोसेस टैंक करना होगा। रोशनी इतनी तेज हो जाती है कि पूरा सर्वर अंधा हो जाए और आखिरी अपग्रेड पूरा हो जाता है। असली दुनिया में एमसी की बॉडी ऑटो पायलट पर तैर रही है, जबकि बॉस का बचा कुचा हिस्सा वहां से खिसकने की कोशिश कर रहा था। दरिंदा अब सिर्फ एक गंदे हाथ में लगी एक आंख बनकर रह गया था। ली लूट चेक करने आती है और एनिमेटर ने यहां एंगल का पूरा फायदा उठाया है। वो सोचती है कि क्या एमसी बॉस की वजह से बेहोश हो गया। तभी वो हाथ भागने का मौका ढूंढता है, पर सीधा रेड हेड के सामने जा गिरता है। सीधा ऊनो रिवर्स पड़ गया। जब दोनों बहनें समझने की कोशिश कर रही थी कि हुआ क्या, हमारा बॉय अपनी ड्रीम लैंड में वही कल्टीवेशन के सपने देख रहा था। अचानक आसमान से रून्स के रूप में खून के आंसू गिरने लगते हैं और शांति का तो एकदम दी एंड हो जाता है। मिंगशा ऊपर देखती है और उसे तुरंत समझ आ जाता है कि अगला मॉब कोई एरा गैरा नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल बॉस है। कहीं से एक ऐसी कान फाड़ू आवाज आती है जो रेड हेड और हमारी ब्लू गर्ल दोनों के दिमाग को फ्राई करने लगती है। अंधेरों से एक विशाल एस्ट्रल प्रोजेक्शन निकलता है, इतना बड़ा कि पूरा मैप कवर कर ले। वो दरिंदा गरजता है, कौन सा चूहा मेरी मेडिटेशन डिस्टर्ब करने की हिम्मत कर रहा है। ल्यूली जानती है कि एमसी अभी आउट ऑफ कमीशन है। वो सोचती है कि क्या उसका बचा कुचा माना और उसकी बहन की पावर इस बॉस का एग्रो संभाल पाएगी, पर पीछे हटना तो हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। दोनों बहनें अपनी बची कुची एनर्जी एक फायर कॉम्बो में झोंक देती हैं ताकि वन शॉट होने से बच सकें। वो मॉन्स्टर के बीचों बीच अटैक करती हैं, पर उसके जख्म तुरंत हील हो जाते हैं। तभी बॉस का एस्ट्रल हाथ किसी मीटियोर की तरह नीचे आता है। बॉस कहता है कि अब कोई रास्ता नहीं है और वो उन्हें मिट्टी में ग्राइंड कर देगा। इम्पैक्ट इतना करीब था कि ल्यूली ने गेम ओवर मान लिया था और अगले जन्म में हिसाब बराबर करने का मजाक भी कर दिया। पर तभी हमारा हीरो एंटर करता है अपने नए बफ के साथ। वो एक ऐसा अपरकट मारता है जो अटैक के सारे प्रेशर को शैटर कर देता है। बॉस का हाथ हमारे हीरो के डैमेज को टैंक ही नहीं कर पाया। एंसेस्टर अब भी स्मग बनने की कोशिश करता है और एमसी को चींटी यानी एंट कहकर पंच मारता है। इम्पैक्ट तो ब्रूटल था, पर आरजी वहां था ही नहीं। बॉस उसे ढूंढने लगता है कि वो जाएगा कहां। मिंगशा एमसी की नई ऑरा देखकर शॉक में थी और ल्यूली को समझ नहीं आ रहा था कि इसने इतनी जल्दी कोर फॉर्मेशन कैसे कर लिया।
हीरो कहता है भाई लंबी कहानी है और वार्निंग देता है कि मैप रीसेट होने से पहले सब हाइड आउट में वापस चलो। एमसी कहता है कि उस गड्ढे को किसी बॉडी से भरना होगा, पर ल्यूली वार्न करती है कि सिर्फ बॉडी से काम नहीं चलेगा, एक सील चाहिए होगी। वो तुरंत सपोर्ट बिल्ड में स्विच करती है और एक इल्यूजन स्किल कास्ट करती है। जमीन पर पड़ी लाशें खिंचकर उस गड्ढे की तरफ जाने लगती हैं जब तक कि पूरा रास्ता हड्डियों के ढेर से ब्लॉक नहीं हो जाता। बेस पर वापस आकर हीरो को कुछ अजीब मूवमेंट दिखती है और वो फ्रीज हो जाता है। एक छोटा सा नीला क्रीचर लिटिल ब्लू वहां था जिसे कौवे परेशान कर रहे थे। वो बेचारा डर के मारे चिल्ला रहा था जब तक कि कोई सबको बकवास बंद करने को नहीं कहता। फायरक्रो हैरान रह जाती है जब वो देखती है कि हमारा बॉय वापस आ गया है। लिटिल इमॉर्टल तुरंत चुगली कर देती है कि ब्लैक स्मिथ चोरी चुपे क्रिस्टल्स चुरा रहा था ताकि एक फॉरबिडन रूम खोल सके। आरजी ये जानने की कोशिश करता है कि उस जगह में ऐसा क्या ब्रोकन है, खास है। छोटी बच्ची समझाती है कि उस रूम के अंदर एक्सपी गेन्स ट्रिपल हो जाते हैं। वो फायरक्रो को कॉर्नर करती है ये जानने के लिए कि उसे ये सीक्रेट कैसे पता चला, पर रेडहेड सिर्फ लल्लू पंजू बहाने बनाती है। एमसी फैसला करता है कि चोरी को अभी इग्नोर करते हैं क्योंकि फोकस कहीं और है। वो बचा हुआ लूट लिटिल इमॉर्टल को देता है ताकि सेक्ट को मजबूत किया जा सके। वो ब्लैकस्मिथ को एलीट आइटम्स क्राफ्ट करने का ऑर्डर देता है और ड्रैगन सिस्टर्स को डिवाइन सीड का ध्यान रखने को कहता है। सर्वाइवल प्लान फुल स्पीड में चल रहा है और हीरो पवेलियन में एंटर करता है असली ग्राइंड शुरू करने के लिए। वो पवेलियन एकदम बिजार था, हर तरफ कॉस्मिक एनर्जी। हीरो गोल्डन कोर तक पहुंचने के लिए ऑल इन कर देता है, लेकिन तभी माहौल बदलता है और हम एक भयानक बॉस को देखते हैं जो अपने फेल्ड डिसाइपल की क्लास लगा रहा था। गलती बड़ी थी पर सुधारने का एक रास्ता था। वो एक अजीब सा सेंटिपेड लार्वा बुलाता है और समझाता है कि ये कैलामिटी सेंटिपेड इस बंदे की बॉडी को रीबूट करेगा। वो कीड़ा उसके मांस में ऐसे मर्ज होता है कि देखकर उल्टी आ जाए। रिजल्ट एकदम ग्लिच्ड आउट अवतार जिसके पूरे शरीर पर सिर्फ आंखें ही आंखें थीं। बॉस कहता है कि वक्त कम है और उसका मिशन हमारे एमसी को हंट करना है। इधर एक स्कैवेंजर रॉकेट की तरह उड़ रहा है, आसमान में ऐसे अकड़ रहा है जैसे पूरा स्काई उसका हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक यूज्ड जेट पैक पर अपनी पूरी किस्मत लुटा दी है। लेकिन हमारा बॉय सीधा उसके पीछे प्रकट होता है, एक उड़ती हुई तलवार पर सर्फ करते हुए। जेट पैक वाला बंदा तो लगभग शॉक में ही चला जाता है। वो अपनी स्पीड फुल करने की कोशिश करता है, पर एमसी अब एक अलग ही लेवल पर था। उसकी कल्टीवेशन उसकी बॉडी के साथ एकदम सिंक हो चुकी थी। दोनों स्कैवेंजर्स टैवर्न पहुंचते हैं और जेटपैक वाला बंदा जल्दबाजी में ऐसे लैंड करता है जैसे वही भी नर हो। वो अंदर घुसते ही चौड़ में कहता है कि वही सबसे फास्ट है। टैवर्न के अंदर काउगर्ल स्किन्स में अटेंडेंट्स आती हैं ये देखने की क्या आरजी यानी हमारा हीरो अपना लूट उन पर खर्च करेगा। रूल एकदम क्लियर था, कॉमनर्स नीचे वाले फ्लोर पर रहेंगे और सिर्फ वीआईपी मेंबर्स ही ऊपर जाएंगे। जेटपैक वाला बंदा वहीं बैठकर कोपियम सूंघ रहा था, ये सपने देखते हुए कि कब वो रैंक ए बनकर शो ऑफ करेगा। दूसरी तरफ हमारे हीरो को इस लग्जरी से कोई लेना देना नहीं था। वो बारटेंडर से एक डार्क बियर और एक सॉलिड सेट मील ऑर्डर करता है। अटेंडेंट का नाम हुआ था, जो ड्रिंक्स को भी स्टाइल से हवा में उड़ा देता था। वो तुरंत आरजी को पहचान लेता है और कहता है, भाई तेरा पोटेंशियल यहां बर्बाद हो रहा है। वो तारीफ करता है कि कैसे इसने लेवल से कहीं ऊपर के 5 बीस्ट्स और एक 2 स्टार मिशन सोलो निपटाया था। हमारा बॉय हम्बल बनने का नाटक करता है और कहता है कि वो तो बस एक भूखा प्यासा रैंक सी का आम बंदा है। रेडहेड ये सुनकर लगभग खांसी करने लगता है जब उसे एहसास होता है कि एमसी एक टॉप टियर स्मर्फ है। हुआ हंसते हुए उसे याद दिलाता है कि पिछला रिवॉर्ड 5000 सैंड डॉलर्स था, पर एमसी पॉइंट आउट करता है कि कैप्टन 70% काट लेता है और अब उसे एक 3 स्टार मिशन चाहिए। एमसी जानता है कि पैसा अभी उसकी सबसे छोटी दिक्कत है। उसे जायंट क्रिस्टल्स चाहिए ताकि अपनी वाइफूज को बफ कर सके और आने वाले बॉस के लिए तैयार हो सके। बारटेंडर को लगता है कि कैप्टन कोई मर्सिनरी यानी भाड़े का तट्टू है और वॉर्न करता है कि एक रैंक सी बंदा 3 स्टार मिशन सोलो नहीं कर सकता। रेडहेड तो एस रैंक कैप्टन का नाम सुनते ही पीला पड़ जाता है, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर ऐसी बत्ती सी खिलती है जैसे उसे परफेक्ट कैरी मिल गया हो। वो अपना इंट्रोडक्शन लू लाटियन के रूप में देता है ताकि डुओ लॉक कर सके। वो बंदा सर्वर के नंबर 1 क्लैन से था जिसमें 200 मेंबर्स हैं। हमारा बॉय अपनी बैकग्राउंड कैरेक्टर वाली नम्रता बनाए रखते हुए इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। उड़ने वाला बंदा तो एकदम हाइप्ड था, ये सोचकर कि दोनों मिलकर पूरा मैप क्लियर कर देंगे। लेकिन हुआ वॉर्न करता है कि इस क्वेस्ट के लिए लॉबी को 3 लोगों की पार्टी चाहिए। तभी उनके पीछे लीन ये प्रकट होती है, एक रैंक सी लड़की जो एकदम किसी क्यूट एनिमे से निकलकर आई लग रही थी। वो फ्लायर बंदा तुरंत पिघल जाता है और उसे ऑन द स्पॉट पार्टी में ले लेता है। स्क्वाड कंप्लीट होते ही एमसी कहता है कि सबसे टफेस्ट मिशन निकालो,
उसे हार्ड मोड चाहिए जहां ढेर सारे मॉब्स और बॉसेस हों ताकि वो एक्सपी फार्म कर सके। बारटेंडर उसे पागल कहता है क्योंकि वो एकदम अपने कैप्टन जैसा लग रहा था। वो उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जिसमें एक अजीब जंगल से गायब हुए बच्चों को ढूंढना था और वार्न करता है कि वो जगह भूतों और मॉन्स्टर्स से भरी है। हमारा बॉय चिल्लाकर कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लेता है। मिशन तो सेट हो गया, पर रेडहेड सुपरनैचुरल चीजों से डर के मारे मर रहा था। बारटेंडर वार्न करता है कि बच्चों को बचाने के लिए वक्त कम है। वो मैप पर सबसे खतरनाक डेजर्ट रास्ता दिखाता है। सेफ रास्ते से 10 घंटे लगेंगे, मतलब मिशन गेम ओवर। पर तभी लिंग युवा ऐसी पोज मारती है जैसे उसके पास कोई कैश शॉप आइटम छुपा हो। वो अपनी इन्वेंट्री से एक चमकता हुआ झींगा निकालती है और शाओलान को किसी कुत्ते के बच्चे की तरह बुलाती है। अचानक सर्वर की लाइट्स चमकती हैं और आसमान में एक पोर्टल खुल जाता है। एक विशाल स्टार वेल यानी सितारों वाली वेल उनकी सवारी बनने के लिए प्रकट होती है। सब दंग रह जाते हैं ये देखकर कि इस न्यूबी के पास गेम का सबसे फास्टेस्ट माउंट है। रेडहेड को लगने लगता है कि ये लड़की कोई लेजेंडरी शुगर मामा है जिसके पास इतने महंगे पेट्स हैं, और लिंग याय शर्म से लाल हो जाती है कि वो तो बस एक दोस्त है। जब जेटपैक वाला बंदा हवा में स्ट्रगल कर रहा होता है, हमारा बॉय लड़की को अपनी तलवार पर बिठाकर कैरी करता है। एकदम वीआईपी फील। शाओलिन स्टारवेल के ऊपर तो स्टेबिलिटी एकदम क्रूज लेवल की थी। लड़की समझाती है कि शाओलिन स्लो जरूर है, पर उसे मैथ के सारे शॉर्टकट्स पता है। अचानक वो क्रीचर डैश मारता है और बादलों के बीच एक स्पेशल रिफ्ट यानी रास्ता खोल देता है। नज़ारा एकदम बदल जाता है और चारों तरफ स्पेशल डिस्टॉर्शन शुरू हो जाती है। आरजी को पास ही से एक ईविल एनर्जी की बू आने लगती है। वॉइड फॉरेस्ट, न्यू मैप अनलॉक्ड। ट्रियो वहां लैंड करते हैं, पर यहां का माहौल बहुत भारी यानी हैवी था। न्यूबी लड़की तो डर के मारे थर-थर कांप रही थी, क्योंकि उसे इस मैप की पुरानी हॉरर स्टोरीज याद आ रही थीं। वो बताती है कि ये पहले फॉरेस्ट ऑफ मिरेकल्स हुआ करता था, जहां इंसान और बीस्टमैन एक साथ शांति से लॉबी शेयर करते थे। पर एक रात गेम एकदम पलट गया और सब के सब मारे गए। स्कैवेंजर्स ने बीस्टमैन को ही कल्प्रिट समझकर खत्म कर दिया, पर एक छोटी बच्ची ने बताया था कि उसने एक रेड घोस्ट को दूर से ये सब देखते हुए देखा था। रेडहेड बंदा एकदम स्केप्टिक मोड में था। उसे लगता था कि भूत वूत सिर्फ एक मीम है, पर लड़की कहती है कि ये इन्फो एक रिलायबल सोर्स से मिली है। हेनी येंग, एक ऐसी साइकिक कैप्टन जिसके एसेट्स टॉप टियर है और उसका नाम ही काफी है। साइकिक का नाम सुनते ही बंदे का जॉ ड्रॉप हो जाता है, पर लिंगुआ उसे करेक्ट करती है कि वो एक हाईली रिस्पेक्टेड स्पिरिट सीयर है। तभी उन्हें झाड़ियों के बीच किसी स्टूडेंट की परछाई दिखती है। हमारा बॉय तुरंत अपनी वेपन निकालता है और स्क्वाड को उस बच्चे के पीछे जाने को कहता है। वो रास्ता सीधा अंधेरे में एक अबैंडन्ड बिल्डिंग तक जाता है। ये एक स्कूल बिल्डिंग थी जो वहां होनी ही नहीं चाहिए थी, और ऊपर से कोई आंखें आरजी को घूर रही थीं। बॉय स्क्वाड को तुरंत अंदर चलने को कहता है, पर जैसे ही वो कदम रखते हैं, दरवाजा जोर से स्लैम होकर बंद हो जाता है। सबकी फट जाती है। बाहर जमीन से अजीब सी वाइन्स निकलने लगती हैं और देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग को उस सिनिस्टर वेजिटेशन ने सील कर दिया। एमसी अपनी वॉच की लाइट से अंधेरे में देखने की कोशिश करता है, पर पता चलता है कि स्क्वाड गायब है और ब्रेसलेट्स का सिग्नल एकदम डेड हो चुका है। गलियां बच्चों की हंसी की गूंज से भर जाती हैं। वो पूछता है कौन है वहां, और उसके सामने कुछ अजीब सिलुएट्स आते हैं। वो सिर्फ मैनिकिन्स का ढेर था, जो देखने में भूत से भी ज्यादा क्रीपी लग रहा था। हमारा बॉय फुल अलर्ट पर था, क्योंकि उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी थी। तभी उसकी स्पाइडर सेंस एक्टिवेट होती है और एक रोती हुई बच्ची उसका हाथ पकड़ लेती है, जो घर जाने की भीख मांग रही थी। एमसी को बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि रेडार पर कोई थ्रेट या मॉब सिग्नल शो नहीं हो रहा था। वो लड़की को शांत करता है और पूछता है कि वो इस मैप पर कैसे आई। वो बताती है कि वो क्लास में थी जब एक भूत आया और सब भागने लगे। एमसी बाकी लोगों के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि बॉस ने सबको पकड़ लिया है। इधर लू लाटियन रेडहेड अंधेरे हॉलवे में भटक रहा था और स्क्वाड को आवाजें दे रहा था। अचानक उसे एक अजीब गाना सुनाई देता है जो स्क्रिप्ट में नहीं था। वो एक कमरे में चेक करने जाता है कि ये बॉस है या कोई एनपीसी। वहां बच्चों के हाथ जुड़े हुए थे, एकदम हॉरर मूवी वाला वाइब। हॉलवे सिनिस्टर हो चुका था और बच्चों के गाने की आवाज गूंज रही थी। फ्लोर पर उसे लिंगुआ बेहोश दिखती है, जिसे उन मेस्ड अप बच्चों ने घेर रखा था। रेडहेड एकदम बर्जर्क मोड में चला जाता है। वो बच्चे डरावने मॉब फेसेस दिखाते हैं और बंदा एक हेवी स्लैश मारता है ताकि घोस्ट्स को एक बार में ही डिलीट कर सके। पर जब सब ढेर हो जाते हैं तो पता चलता है कि वो तो सिर्फ कर्स्ड स्ट्रॉ डॉल्स थीं। हमारा बॉय लिंग युवा की तरफ दौड़ता है, जो आखिरकार होश में आ जाती है। वो थोड़ी डिसओरिएंटेड थी और टान को पुकार रही थी। उसे घंटा समझ नहीं आ रहा था कि वो इस अजीब जगह कैसे पहुंची। रेडहेड बंदा उसे भूत वाला सीन समझाता है और हीरो बनने का मौका नहीं छोड़ता।
न्यूबी लड़की तुरंत उसका प्रोटेक्शन बफ एक्सेप्ट कर लेती है, जिससे हमारा आरजी यानी हीरो एकदम फ्रीज हो जाता है। तभी पीछे से एक अजीब सी हंसी गूंजती है। अचानक उस लड़की का चेहरा एक नाइटमेयर में बदल जाता है और काली टेंटिकल्स रेड हेड का एचपी ड्रेन करने लगती हैं। बेचारा बंदा। पूरा सीन जड़ों का एक जाल बन जाता है और तभी फ्रेम शिफ्ट होता है दूसरे हॉलवे में। असली लिंग यही अकेली भटक रही थी और कैप्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर सिग्नल 0 था। तभी उसे कदमों की आहट सुनाई देती है। ली यूनिंग प्रकट होता है और कहता है कि उसने उसे ढूंढ लिया है, पर लड़की का दिमाग ग्लिच कर जाता है क्योंकि स्क्रीन पर अब दो एमसी दिख रहे थे। दोनों आपस में भिड़ने लगते हैं और अचानक एक को ऐसा राइट हुक पड़ता है जो उसके चेहरे के पार निकल जाता है, जैसे वो बंदा धुएं का बना हो। हमारा बॉय बॉडीगार्ड बनने की कोशिश करता है, पर तभी पीछे एक जंबो साइज्ड क्लोन आ जाता है जो खुद को असली बताता है। लड़की को समझ आ जाता है कि ये सब बकवास है और वो कॉम्बैट मोड स्विच कर लेती है। उसे पता चल गया था कि ये सब फेक है। वो मॉन्स्टर्स का दिमाग पढ़ सकती थी, पर उनका कम्युनिकेशन प्योर कोड में था। ये क्रीचर्स इस डरावने वहम में थे कि उनमें से हर एक असली एमसी है। लड़की को अपने उस सुअर की याद आती है जिसे वो डाइट करने को कहती थी ताकि वो बेकर न बन जाए। वो बताती है कि वो बचपन से न्यूक्लियर मॉन्स्टर्स का दिमाग पढ़ सकती है, पर ये एमसी क्लोन्स किसी रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे। जब मामला बिगड़ने लगता है तो वो शाओ लू को पुकारती है और एक विशाल बोर स्नैक टाइम के लिए दीवार फाड़कर एंट्री मारता है। वो जानवर बातों के मूड में नहीं था और बिना किसी रहम के परछाइयों को कुचलने लगता है, एकदम बॉटल रेज। क्लोन्स वहां से Alt F4 करके भाग निकलते हैं। इसके बाद एक और लड़की रास्ता साफ करते हुए हमारे बॉय को सीधा उस मिस्ट्री के दिल तक ले जाती है। वहां का माहौल बहुत ज्यादा हैवी था। छोटी बच्ची रोने लगती है और हीरो से सबको बचाने की भीख मांगती है, पर एमसी ने पहले ही उसके पार देख लिया था और उसे तुरंत कट ऑफ कर देता है। उसे एहसास होता है कि उस लड़की में आत्मा का एक कतरा भी नहीं है। ये सब उसे ट्रैप में फंसाने का प्लान था। हमारा हीरो अपनी ऑरा चमकाते हुए दुश्मन के अड्डे में कदम रखता है। वहां बच्चे ककून्स में कैद थे, जिसमें एक पहचाना हुआ चेहरा भी था। पर इस घर के मालिक को गेस्ट्स पसंद नहीं थे और जड़ें मिलकर एक ऐसा कॉलोसल मॉन्स्टर बनाती हैं जिसके सामने एमसी किसी खिलौने जैसा लग रहा था। वो दरिंदा उसे कुचलने की कोशिश करता है, पर हीरो के रिफ्लेक्सेस ऑन पॉइंट थे और वो रास्ता बनाने के लिए ऑरा स्लैश फायर करता है। वो छत पर टंगे ककून्स को काटना शुरू करता है और रेड हेड बंदा जमीन पर गिरता है, एकदम डिसओरिएंटेड। एमसी उसे वॉर्न करता है कि वो दरिंदे के पेट के अंदर है और उसे बाकी लोगों को बचाने को कहता है। उस बंदे को लगभग हार्ट अटैक आ जाता है ये सोचकर कि उसने भूत देख लिया है, और हीरो की पावर देखकर दंग रह जाता है। पर सांस लेने का भी टाइम नहीं था, क्योंकि वो क्रीचर दिमाग पढ़कर लोगों के ट्रॉमा यानी पुराने डर को कॉपी कर सकता था। वो मॉन्स्टर सिर्फ दिखावा कॉपी नहीं करता, बल्कि दिमाग की गहराइयों से डर खुरेद कर निकालता है। तभी लिंग युई अपने बॉर के साथ एंट्री मारती है फाइट बराबर करने के लिए। वो जानवर पूरी ताकत से जड़ों को रौंदते हुए आता है। रेड हेड को समझ नहीं आता कि ये म्यूटेंट पिग इतना टफ कैसे है। लड़की ऐसे मजे से राइड कर रही थी जैसे पार्क में स्ट्रोल कर रही हो। बाहर असली पपेट मास्टर बिल्डिंग को निगलते हुए देखता है और कहता है, न्यूट्रिएंट्स आखिरकार पहुंच गए। ये गैलेक्सी फेस्ड विलेन अपना फाइनल प्लान एक्टिवेट कर देता है, जिससे पूरी बिल्डिंग सिकड़ने यानी श्रिंक होने लगती है और अंदर मौजूद सब लोग कुचले जाने लगते हैं। हमारा बॉय भी उन जड़ों के पहाड़ के नीचे लगभग दम तोड़ रहा था। वो पागल विलेन समझता है कि उसने 100 साल इस अजीब न्यूक्लियर ट्री को उगाने में लगाए हैं ताकि वो आखिरकार इसका फल खा सके। जंगल के बीच वो पेड़ किसी विशाल बल्ब जैसा दिख रहा था और विलेन उस फल को ललचाई नजरों से देख रहा था, जो किसी म्यूटेंट ब्रेन जैसा दिख रहा था। वो एकदम एक्साइटेड था कि बस एक दिन और फिर ये पेड़ फल देगा, और भले ही ये पेड़ बाद में मर जाए, पर ये ढेर सारे फल उसकी 100 साल की मेहनत वसूल कर देंगे। पर अचानक विलेन की आंखों की चमक गायब हो जाती है, क्योंकि वो फल उसके सामने ही मुरझाने लगते हैं। कुछ ही सेकंड्स में वो फल सूखकर ग्रे हो जाते हैं। वो पागल चिल्लाने लगता है कि मेरी एनर्जी कौन चुरा रहा है। तभी जमीन एक धमाके के साथ फटती है और सब कुछ हवा में उड़ जाता है। हमारा बॉय उस बोर के साथ प्रकट होता है बाकी लोगों को बचाने के लिए। विलेन शॉक में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक मामूली रैंक सी बंदा उसके कंट्रोल से कैसे निकल गया। वो अपनी गैलेक्सी एनर्जी से पलटवार करने की कोशिश करता है, पर एमसी आसमान की तरफ देखता है और उसे एहसास होता है कि मामला नेक्स्ट लेवल है। एक पोर्टल से विशाल हाथ निकलता है और सुअर को कुचलने की कोशिश करता है। हीरो रस्सी फेंकता है और जानवर को बच्चों को लेकर दूर भागने को कहता है। हीरो उस विलेन पर टूट पड़ता है जिसके पास अब अजीब स्पेस टेंटिकल्स थे। वो इस सारी तबाही के बीच रास्ता बनाते हुए दुश्मन को खत्म करने बढ़ता है। हमारा बॉय ब्लू एनर्जी के साथ उस दरिंदे का सीना चीर देता है, पर वो बंदा पलके तक नहीं झपकता और कहता है कि एक रैंक ए वाला भी मुझे जख्मी करने के लिए तरसेगा। उसे हीरो का टैलेंट पसंद आता है और वो बदले में एक बिल्डिंग जितना बड़ा मुक्का मारता है।
एमसी पूरी दुनिया का बोझ अपने हाथों पर रोकने की कोशिश करता है, पर वो ब्लो इतना तगड़ा था कि हमारा हीरो बुरी तरह जख्मी होकर जमीन पर गिरता है। उसे समझ आ जाता है कि ये दुश्मन तो एकदम इमॉर्टल है और रीइंफोर्समेंट्स आने में तो सदियां लग जाएंगी। हीरो अब स्क्रूड था। तभी वो अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड निकालता है। वो एक ओवरपावर टैलिस्मैन एक्टिवेट करता है जो उसके शरीर को अंदर से पूरा बदल देता है। वो एक डेमी गॉड बन जाता है जिसके ऑरा के सामने कोई टिक नहीं सकता। विलेन भी ये देखकर एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि अब गेम सीरियस हो गया है। वो एक और स्पेस पंच मारता है हीरो की नई फॉर्म टेस्ट करने के लिए, पर हमारा बॉय अब एक अलग ही ऑर्बिट में था और सीधा विलेन की तरफ उड़ता है। वो पागल दरिंदा देख भी नहीं पाता कि ब्लो कहां से आया। एमसी इतना फास्ट था। उसे एहसास होता है कि हीरो की ये नई तलवार किसी भी डिफेंस को इग्नोर कर देती है। विलन रिकवर करने की कोशिश करता है, पर प्रेशर इतना इंसेन था कि दोनों आमने सामने टकराते हैं और एक भयानक शॉक वेव पैदा होती है। हीरो उस दुश्मन को किसी कागज की तरह चीर देता है और उसका मेटल डिफेंस मिट्टी में मिल जाता है। पर एमसी जानता है कि वक्त कम है। वो दुश्मन के चिथड़े चिथड़े कर देता है और स्टाइल से लैंड करता है, पर वो दरिंदा किसी लिविंग मर्क्यूरी जैसा था जो फिर से जुड़ने लगता है। वो मानता है कि उसे हीरो से इतने बड़े बफ की उम्मीद नहीं थी। आरजी को समझ आ जाता है कि ये चीज एकदम ब्रोकन है और इसे पूरा डिसइंटीग्रेट करना पड़ेगा। विलन अपनी पूरी ताकत लगा देता है और ढेर सारे क्लोन्स पैदा करता है। हमारा बॉय कहता है, बेटा ये गेम तो 2 लोग खेल सकते हैं। वो एक नया साइन बनाता है और एक डरावनी गोल्डन कैवलरी बुलाता है पूरा बोर्ड पलटने के लिए। ये अटैक ऑफ 1000 आर्मीज था जो दुश्मन के क्लोन्स को बिना किसी रहम के कुचल देता है। जब विलन देखता है कि एमसी के पास भी समनिंग चीट्स हैं तो उसकी फट जाती है। फाइनल ब्लो सीधा ओरिजिनल पर लगता है, पर ठीक उसी वक्त हीरो का एनर्जी बार 0 हो जाता है और वो नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है। पर जमीन पर वो ब्लू लाइट इस बात की वार्निंग थी कि बॉस का भी सेकंड फेज बाकी है। हमारा बॉय एक वॉइड में गिरता है और सीधा लाशों से भरे एक गंदे डंप में पहुंच जाता है। वहां एक लंबी गर्दन वाली पागल औरत इंट्रूडर्स का शिकार कर रही थी और कंप्लेन कर रही थी कि ये मिशन कितना बोरिंग है। ये विलनस एकदम रेड फ्लैग है, पर उसके फिगर देखकर लगता है कि आर्टिस्ट ने मेहनत पूरी की है। उसके साथ एक अजीब आंखों वाला विशाल सेंटीपीड भी था। तभी वहां लाल आंखों वाला एक बुढ़ा आता है और कहता है कि उसे पास ही किसी औरत की खुशबू आई है। पूरी मॉन्स्टर गैंग जमा ही हुई थी कि अचानक एक साया स्क्रीन को चीरते हुए निकलता है और उस बुढ़े का सर धड़ से अलग कर देता है। दोनों विलनेसेस इस एम्बुश से एकदम दंग रह जाती हैं और बुढ़े का सर फ्लोर की डेकोरेशन बन जाता है। एक खतरनाक ऑरा वाली मास्टर अपने पेट जोंग शी के साथ एंट्री मारती है, जो देखने में ही एकदम अनहिंज्ड यानी खिसका हुआ लग रहा था। अब सीन कट होता है उस स्पेस विलन पर जिसने हमारे बॉय को एस्ट्रल प्लेन में किडनैप कर लिया था। वो चिढ़ा हुआ था कि एमसी ने उसकी पूरी फसल बर्बाद कर दी। वो आरजी का मेंटल स्कैन करने का फैसला करता है और उसके सर पर हाथ रखकर उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ने लगता है। विलन को लगता है कि ये कोई आम अनाथ बच्चा होगा, पर तभी उसके दिमाग में कुछ ऐसा दिखता है कि विलन की फट जाती है। विलन को एहसास होता है कि इस लड़के की यादें इस दुनिया की हैं ही नहीं। उसे लाशों के मीनार और देवताओं का एक प्योर नाइटमेयर दिखता है और उस सब के बीच में एक गोल्डन एंटिटी दिखती है जिसका पावर लेवल ही कुछ अलग था। वो पागल विलन इस डिस्कवरी से एकदम यूफोरिक हो जाता है। वो अपने हाथ को एक डरावनी ब्लेड में बदलता है और सोचने लगता है कि एमसी को मिटा दे या इसे एक रेयर स्पेसिमिन की तरह संभाल कर रखे। तभी अचानक स्पेस खुद फटने लगता है और एक खतरनाक पिंक हेड औरत प्रकट होती है जो विलन को ऑर्डर देती है कि लड़के को अभी मेरे हवाले कर। वो फ्रीक यकीन ही नहीं कर पाता कि उसकी बैरियर सिर्फ उस औरत की आवाज के पावर से ही उड़ गई। लड़की साफ कर देती है कि उसने आखिरकार अपना टारगेट ढूंढ लिया है। वो तुरंत एक फ्लाइंग किक मारती है और ऐसा पंच जड़ती है जो रूह तक को हिला दे। वो फ्रीक हवा में उड़ता हुआ सीधा जमीन पर स्लैम होता है और हॉस्टेज पर से उसका कंट्रोल छूट जाता है। हमारा बॉय बेहोश होकर फ्री फॉल में गिर रहा होता है, पर पिंक हेड लड़की उसे बचा लेती है। भाई हमारा प्रोटैगनिस्ट लकी है जो उसे ऐसी टॉप टियर वाइफू ने गोदी में उठाया है। जब लड़के की आंख खुलती है तो वो फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि वो दुश्मन को खत्म नहीं कर पाया। कैप्टन तब शॉक हो जाती हैं जब एमसी बताता है कि वो बंदा इमॉर्टल है। स्पेस विलन वहां फिर से खुद को मर्क्यूरी की तरह जोड़ रहा था और वो अजीब पेड़ एक जायंट ब्रेन जैसा फल दे चुका था। कैप्टन को कोई फालतू बात नहीं सुननी थी। वो तुरंत उस सीट ऑफ ईविल की कुटाई शुरू कर देती है और पूरे ढांचे को तोड़ देती है। तभी लिंग यू और उसका जायंट बोर रीइंफोर्समेंट के लिए आ जाते हैं और बताते हैं कि सारे सर्वाइवर्स सेफ है। रेड हेड बंदा उस फल का साइज देखकर ग्लिच कर जाता है और एमसी समझाता है कि ये पेड़ लोगों को किडनैप करके ये अनोमली बना रहा है। कैप्टन फैसला करती है कि इस फल को अपने घूंसों से ही खत्म करेगी। तभी वो फल अजीब तरीके से पल्स करने लगता है और सब कंफ्यूज हो जाते हैं। केओस के बीच ऊपर एक पोर्टल खुलता है जो उन फलों को टेलीपोर्ट करने लगता है।
वो फल एक सुनसान जगह पहुंचते हैं जहां स्पेस विलन उनका वेट कर रहा होता है। वो मानता है कि पिछली फाइट में वो लगभग डिलीट होने वाला था, पर उसका सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता। वहां बॉस एनी एक भारी ऑरा के साथ प्रकट होते हैं और हार्वेस्ट का रिजल्ट मांगते हैं। विलन समझाता है कि वो सिर्फ 7 फल ही बचा पाया क्योंकि हमारे बॉय और कैप्टन ने उसे बहुत परेशान किया। बॉस बचे हुए फल एक्सेप्ट करता है और चेक करने लगता है कि एनर्जी हाई क्वालिटी है या नहीं। वो अपना क्लासिक विलन स्पीच देता है कि जल्द ही वो सबको इस सील्ड लैंड से आज़ाद कर देगा।